हाँ, रिकॉर्डिंग अब से शुरू हुआ, सॉरी। चलिए फिर थोड़ा सा जो है इसको ये कर देते हैं, रिकॉर्डिंग जो है पॉज था। इपिडेमोलॉजी का क्या मतलब हो गया? इपिडेमोलॉजी का स्टडी क्या है, डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज इज नोन एज एपिडेमोलॉजी। इसमें तीन चीज बस याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स। डिजीज की फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स को ही एपिडेमोलॉजी कहते हैं, बस ये याद रखिएगा। अब मेजरमेंट्स में हम आ जाते हैं, टूल्स ऑफ मेजरमेंट्स, यानी हम जो है मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी को कैसे मेजर करेंगे समाज के अंदर, जो है हम वो कौन कौन से टूल्स अपनाएंगे कि जिससे हमको मॉर्बिडिटी का पता चले और मोर्टिलिटी का पता चले। जैसे डिजीज मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस एज रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, इंडिकेटर्स एक तरह से जो है इसको इंडिकेटर्स कहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि भाई समाज के अंदर जो किसी बीमारी से मौत कितनी हो रही है, या किसी बीमारी का समाज के ऊपर या इस नेशंस के ऊपर जो है कितनी पॉपुलेशन है, बर्डन कैसे है, तो उसको क्या बोलेंगे, किस तरह से, या तो उसको मेजर करने के लिए क्या बोलते हैं, रेट या रेशियो या प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये एक मैथमेटिकल टूल है, रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन, यही तीन टूल है जो हम क्या करते हैं, मोर्टिलिटी या मॉर्बिडिटी को मेजर करते हैं। अब जैसे कुछ फार्मूला देखिए, डेथ रेट बहुत सुना होगा, डेथ रेट, इंसिडेंस रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जो लोग हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप किए होंगे बहुत सुना होगा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, IMR जिसको बोलते हैं। फिर MMR क्या है, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट, केस फेटिलिटी रेट, प्रिवेलेंस रेट, सेक्स रेशियो, रिलेटिव रिस्क। ये सब क्या है, ये सब एक्चुअल में इपिडेमोलॉजिकल टूल्स है, जिससे हम जो है ये पता लगाते हैं कि हमारे यहाँ जो है डिजीज का जो बर्डन है, या तो उस डिजीज की मोर्टेलिटी कितनी है, यानी उस डिजीज की वजह से कितने लोग मर गए, या फिर जो है उस डिजीज की वजह से कितने लोग अभी क्या कहते हैं उस बीमारी में मुब्तला है। समझ गए? जैसे हम देखते हैं कि डेथ रेट, तो डेथ रेट एक्चुअल में रेट ही है, रेट, और इंसिडेंस रेट ये भी रेट है, लेकिन यहां पे देखिए ये है ना, केस फेटेलिटी रेट, नाम में रेट है, आपको हर जगह क्या लिखा आएगा, CFR, केस फेटेलिटी रेट, लेकिन एक्चुअल में ये रेट नहीं है, ये प्रोपोर्शन है। उसी तरह से आपका जो है रिलेटिव रिस्क, ये जो रिलेटिव रिस्क एक्चुअल में क्या है, रेशियो है। तो भाई ये रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे अब क्वेश्चन ये उठता है कि रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। इसको हम जो है समझते हैं थोड़ा सा एक मैथमेटिकल टूल के जरिए। देखिए, हर कोई फार्मूला इस तरह से देखा होगा, X/Y, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ये जो इस तरह से लिखते हैं, समझ गए? जैसे 2/7 हम लिखे, तो 2 क्या है, न्यूमरेटर का क्वांटिटी है, 7 क्या है, डिनोमिनेटर का क्वांटिटी है। अब इसको कोई अगर किसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 टू 1000, तो ये इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर बोलेंगे। तो ये जो देखिए इस सब का फार्मूला होता है, सबके फार्मूला है। डेथ रेट का मतलब क्या होता है कि भाई टोटल पॉपुलेशंस में कितने लोग मरे। सपोज कीजिए कि हम मानते हैं कि पटना का पॉपुलेशन जो है, हाँ, मान लिए 50 लाख है या 5 लाख है, मान लेते हैं 50 लाख जो है आपका पॉपुलेशन है। यहाँ पे एक साल में कितने लोगों की मौत होगी, सारी चीज से, सारी बीमारी, एक्सीडेंट, डिजीज हम ये कह रहे हैं, तो डेथ रेट क्या कैसे निकलेगा? तो अब इसमें से मरने वाले लोग मानते हैं, मान लेते हैं सपोज कीजिए कि 20,000 है, ठीक है। अब 20,000 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 50 लाख। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, 10,000 से। ये जो है इजी, ताकि इंडिकेटर सही से समझ में आए, हम जो है मल्टीप्लायर का मतलब होता है कितना, जैसे अगर 1,000 से कर रहे हैं तो पर 1000, यानी 1,000 में कितने लोग मरे, ये मतलब है कि 50 लाख में अगर 20,000 लोग मरे हैं, तो 1,000 में कितने लोग मरेंगे, यही इसको दिखाएगा। तो क्या पता चला कि ये वाली 50 लाख की जो पॉपुलेशन है, ये 20,000 किस में से मरा है, इसी पॉपुलेशन में से मरा है। यानी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है,
इफ, देखिए ध्यान से सुनिए, कि इफ न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, मल्टीप्लायर अदर देन 100, 1000, 10,000, समझ गए? यहां पे क्या कह रहा है, देखिए, न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लायर आर 1000, समझ गए? तो इस तरह से उसको क्या हम कहेंगे, रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेट बोलेंगे। जहां कहीं पे भी रेट होगा, इसका मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी एक्स जो है, एक्स और वाई, तो एक्स की जो क्वांटिटी है ये वाई के अंदर से ही ली गई है, समझ गए? लेकिन सपोज कीजिए कि मेल और फीमेल का हम रेशियो देखते हैं, नंबर ऑफ मेल कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं, तो फीमेल अलग है, मेल अलग है। भाई फीमेल का पार्ट मेल नहीं हो सकता, मेल का पार्ट फीमेल नहीं हो सकता, ये अलग है, ये अलग है। तो न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं है। और मल्टीप्लायर अगर सपोज कीजिए कि 1000, 10,000, लाख, 10 लाख इस तरह से है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे। रेशियो बोलेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे? रेशियो बोलेंगे। फिर से एक बार समझते हैं, अगर न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले का हिस्सा है, न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, और मल्टीप्लायर 1000 से शुरू होता है, जीरो ही बढ़ाते जाएंगे, या तो 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, समझ गए? इस तरह से। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, वो रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेट बोलेंगे। लेकिन अगर ऊपर वाला पार्ट यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं है, तो उसको हम क्या, और मल्टीप्लायर जो है कितना भी हो सकता है, मल्टीप्लायर कितना भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे। लेकिन अब प्रोपोर्शन किसको बोलेंगे? प्रोपोर्शन बोलेंगे कि न्यूमरेटर जो है, जो ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाले ही का हिस्सा हो, लेकिन मल्टीप्लायर यानी जो हमने मल्टीप्लाई किया वो 100 से किया है, यानी यहाँ पे परसेंटेज जो निकालेंगे, उसी परसेंटेज को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। जहां कहीं पे भी परसेंटेज आता है उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि अक्सर इसको क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, कि ये दे देगा कि आप, जैसे आपको मोस्ट कॉमन क्या, इंसिडेंस रेट पूछ लेगा कि ये रेट है या रेशियो है। फिर दे देगा प्रीवेलेंस रेट, लिख देगा प्रीवेलेंस रेट, लेकिन वो एक्चुअल में प्रोपोर्शन होता है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया है आपको, तो ये वाला जो है हम जो यहाँ प्रोवाइड किए हैं, बस इसको याद रख लीजिएगा। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसिडेंस, और दूसरा जो है प्रीवेलेंस। फिर मेटरनल मोर्टिलिटी, इन्फेंट मोर्टिलिटी, इसको याद रखिएगा, ठीक है? अब आते हैं इंसिडेंस। ये थोड़ा सा जो है, इसको गौर से समझते हैं। इंसिडेंस क्या है, क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर ए गिवन पीरियड। यानी किसी भी एक वक्त में, एक खित्ते में जो न्यू केसेस हैं, नंबर ऑफ, बस इंसिडेंस से ये याद रखिए, नंबर ऑफ न्यू केसेस, किसी भी बीमारी का न्यू केसेस जो होगा वो क्या कहलाएगा, इंसिडेंस कहलाएगा। और इसी से मिलता जुलता न्यू प्लस ओल्ड केसेस, न्यू प्लस ओल्ड केसेस को मिला करके क्या बोल देंगे, प्रीवेलेंस बोल देंगे, प्रीवेलेंस बोल देंगे, ठीक है? इंसिडेंस, प्रीवेलेंस बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, ठीक है? तो इंसिडेंस क्या बोलेंगे, आपको क्वेश्चन सिंपली इतना दिया दे सकता है कि न्यू केसेस, नंबर ऑफ न्यू केसेस इज नोन एज, किसी भी इलाके में किसी नए केस को हम क्या कहेंगे, बस इंसिडेंस कहेंगे, ये याद रखिए। लेकिन चूंकि उसकी एक जो है कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, यानी किसी एक खास वक्त में, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो मेनली 1 साल का वक्फा लेता है, समझ गए? यहाँ पे क्या करते हैं, 1 साल का वक्फा लेते हैं, कि जो आपको निकालेंगे इंसिडेंस, तो उसमें क्या करेंगे कि देखेंगे कि जैसे सपोज कीजिए, इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज कीजिए ये पटना का ही हमने एग्जाम्पल लिया। पटना में सपोज कीजिए, मान लेते हैं हम आसानी के लिए, हम मान लेते हैं कि 1 लाख पॉपुलेशन है, 1 लाख पॉपुलेशन है। तो ये 1 लाख पॉपुलेशन में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का पिछली बार 2000 केस थे, पिछली बार 2000 केस थे। इस बार का सर्वे किया तो पता चला कि 2050 आया है।
तो इसका क्या मतलब है, ये 50 कहाँ से आए, न्यू केस है, ये एक साल में नए केस बढ़े, तो इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का ये इंसिडेंस हो गया, यानी ये जो है नए केस आ गए, इंसिडेंस हो गया। अब टोटल जो यानी 2050 ये टोटल पॉपुलेशन को क्या बोल देंगे, यानी 2050 जो बीमार लोग हैं किसमें मुब्तला है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में, उसको क्या बोलेंगे, प्रीवेलेंस बोलेंगे। समझ गए, तो यानी प्रीवेलेंस क्या दिखाता है, किसी भी मुआशरे के अंदर टोटल बीमार लोगों को दिखाता है एक पर्टिकुलर टाइम में, और इंसिडेंस क्या दिखाता है, एक पर्टिकुलर टाइम में न्यू नई नई बीमारी किसको हुई, उसको हुआ। बस मैथमेटिकल टूल्स जो है अगर उतना नहीं याद होता है तो भूल जाइए, लेकिन अगर याद रख लीजिए तो अच्छी बात है। फॉर्मूला क्या होता है इंसिडेंस का, एक्चुअल में यहाँ पे इंसिडेंस होता है न्यू केसेस ऑफ ए डिजीज इन ए ईयर, टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क, यानी इस तरह से कर रहे हैं कि न्यू केसेस मान लेते हैं ऑफ पीटी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क, यानी उस इलाके का टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन कितना है, मल्टीप्लायर 1000 कर दिया, मल्टीप्लायर 1000 कर दिया। तो इससे क्या पता चला कि ये न्यू केसेस कहां से आए, इन्हीं पॉपुलेशंस में से, इन्हीं आबादी, इन्हीं जो अच्छे लोग थे इन्हीं को बीमारी हुई ना, यानी इन्हीं लोगों का जिस जिसको टीबी हुआ वो बंदा इसी पॉपुलेशन से है। तो क्या पता चला, न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाले का ही हिस्सा है, और मल्टीप्लायर 1000 है या 1000 से ज्यादा वाले जीरो का है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ये रेट है, एक्चुअल में ये रेट है। इंसिडेंस क्या है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया इंसिडेंस क्या है, रेट है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, या सभी है, या कोई भी नहीं है, तो क्या आंसर होगा इसका, इसका रेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है समझेंगे। प्रीवेलेंस का फार्मूला जो है थोड़ा सा अलग होता है, क्यों कि प्रीवेलेंस जो है आपका प्रोपोर्शन है। ठीक है, देखिए, इट इज द टोटल करंट ओल्ड प्लस न्यू केसेस इज गिवन इन ए गिवन पॉपुलेशन ओवर ए पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम। प्रीवेलेंस इज ए प्रोपोर्शन, यहां पे हमने कह दिया ना, प्रोपोर्शन से मतलब समझ जाइए कि परसेंटेज, बस ऐसे याद रख लीजिए, प्रोपोर्शन से मतलब जो है आपका परसेंटेज है, समझ गया, यहाँ पे परसेंटेज, प्रोपोर्शन से मतलब है परसेंटेज। ठीक है, एक बार और क्लियर कीजिएगा, आवाज आ रही है ठीक ठाक? हाँ। यस सर, आ रही है। ठीक है, स्लाइड उलाइड दिख रहा है ना सही से? यस सर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा जो है हम लोग इसको पिक्चर के थ्रू जो है एक समझने का कोशिश करते हैं, कि जैसे यहाँ पे देखिए एक बाथ टब है, ये जो है बाथ टब है, इसमें जो है एक नल के थ्रू पानी डाल रहे हैं, तो नया पानी इस बाथ टब में ऑलरेडी पहले से पानी है कुछ, ठीक है, ऑलरेडी पानी है कुछ, और ये नल चल रहा है तो इसके अंदर पानी, तो जो नया पानी आया उसको हम अगर इंसिडेंस मानेंगे, तो यहाँ पे जो पानी है यानी नया और पुराना दोनों है, वो क्या हो गया, प्रीवेलेंस हो गया। यानी प्रीवेलेंस का मतलब ये टोटल बर्डन ऑफ डिजीज को दिखा रहा है। अब इसमें से कुछ लोग भाप बन के ऊपर जो जा रहा है इसको कह रहे हैं कि रिकवरी हो गया, या और नीचे से अगर पानी को डिस्कार्ड कर रहे हैं तो ये डेथ हो गया, यानी मोर्टेलिटी हो गई इसकी। ठीक है, अब इसी में आता है स्पेशल टाइप ऑफ इंसिडेंस एंड प्रीवेलेंस। यहाँ पे जो है कुछ स्पेशल टाइप्स के इंसिडेंस प्रीवेलेंस है। देखिए ये चैप्टर जो है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपके पीएसएम में बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जो फंडा जो है इसी पे है। जब ये पहला दूसरा आप फंडा सही से समझ लीजिएगा, बाकी आपको बहुत आसान लगेगा। डिजीज वाला जो चैप्टर होगा वहां पे आपको सब आसानी लगेगा, उसमें कुछ नहीं है, याद करना ही रहेगा। समझने के लिए यही दो चैप्टर्स है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको आसानी से समझा सकें। अब स्पेशल टाइप्स ऑफ इंसिडेंस रेट क्या है, सेकेंडरी अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट क्या है, क्वेश्चंस इसमें से अक्सर पूछते हैं, बीमारी दे देते हैं उसका सेकेंडरी अटैक रेट पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक आपको जो है एक टेबल प्रोवाइड किया है, पर्टूसिस, डीपीटी का जो एक पार्ट है पर्टूसिस, हुपिंग कफ जिसको बोलते हैं, इसका अटैक रेट कितना है, 90%। चिकन पॉक्स का 90%। तो सिंपल क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लेंगे कि भैया जो है पर्टूसिस का जो है सेकेंडरी अटैक रेट क्या है, तो वो बताइए। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, ये इट इज ए नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग द डिजीज विद इन ए रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड फॉलोइंग एक्सपोजर टू द प्राइमरी केस। कहने का मतलब ये है
कि किसी भी डिजीज का, जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, कॉजेटिव इसका क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है आपका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका कॉजेटिव जो है बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब सपोज कीजिए कि किसी बंदे के अंदर, जैसे हमको पैथोजेनेसिस बताया था, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, जैसे सपोज कीजिए यहाँ कोई बंदा खड़ा है और यहाँ पे इन्फेक्टेड मटेरियल है, चाहे उसके घर में होगा या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, उस बंदे को यानी इस बंदे को ये इन्फेक्शन जो है यहाँ पे इंटर किया इसके बॉडी में। अब इसके बॉडी में इंटर करने के बाद ऐसा तो नहीं कि तुरंत साइन एंड सिम्टम्स दे देगा, तुरंत पता चल जाएगा कि भाई टीबी है, नहीं। कुछ दिन के बाद, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद, ये जब तक इसके अंदर जो है कॉजेटिव एजेंट जो गया है मल्टीप्लाई होगा, वो वहां पे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, जनरेशन बढ़ाएगा, फिर उसके बाद जो है आपका जो है डिफेंस सिस्टम्स को तोड़ करके फिर पहला साइन एंड सिम्टम्स देगा। तो क्या है कि जिस दिन आपके बॉडी में कॉजेटिव एजेंट इंटर किया, जिस दिन आपकी बॉडी में पॉजिटिव एजेंट इंटर किया और जिस दिन आपको पहला लक्षण, पहला जो है साइन एंड सिम्टम्स निकल के आया, इस वाले ड्यूरेशन को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अब ये हर डिजीज की, खास करके कम्युनिकेबल डिजीज में इंक्यूबेशन पीरियड क्वेश्चंस पूछते हैं, आगे डिजीज पढ़ाएंगे तो उसमें इंक्यूबेशन पीरियड आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का 10 से 12 दिन मान लिया इंक्यूबेशन पीरियड है, तो उसके बाद जो है वो आपको, तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि अब ये बंदा जो इन्फेक्टेड हुआ, इसको क्या बोलेंगे, जो पहला बंदा इन्फेक्टेड हुआ उसको बोलेंगे प्राइमरी केस, उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी केस, समझ गए, ये प्राइमरी केस। अब इस प्राइमरी केस से, अब इस आदमी से और कई लोगों को डिजीज हुआ, मान ली ये छीका तो और भी दूसरे तीसरे को जो है ये बंदा जो है अपना जो है पॉजिटिव एजेंट जो है ट्रांसफर कर दिया, बीमारी दे दिया। तो अब इसके वजह से, जैसे सपोज कीजिए हम मान लेते हैं कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का इंक्यूबेशन पीरियड 15 दिन है, मान लेते हैं। 15 दिन के बाद जिसको जिसको इन्फेक्ट किया है, यानी 15 दिन के बाद जिसको जिसको बीमारी हुई, वो सब जो है आपको सेकेंडरी केस कहलाएगा। यानी इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर में जितने लोग बीमार पड़ेंगे वो सब के सब प्राइमरी केस कहलाएंगे। तो यही चीज कह रहा है, इट इज द नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग द डिजीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड फॉलोइंग एक्सपोजर टू द प्राइमरी इंक्यूबेशन पीरियड। इंसिडेंस इज द बेस्ट मेजर ऑफ द डिजीज फ्रीक्वेंसी इन इटियोलॉजिकल स्टडी। अब इंसिडेंस क्या करते हैं, डिजीज फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए सबसे अच्छी स्टडी है। इंसिडेंस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम कोहार्ट स्टडी, एक स्टडी होती है कोहार्ट स्टडी, उसी से इंसिडेंस का पता चलता है। यानी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम पेशेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करते, पेशेंट को नहीं बल्कि हेल्दी आदमी को ऑब्जर्व करते हैं कि आगे उसको बीमारी हो, ऐसी जो है स्टडी को कोहार्ट स्टडी बोलते हैं। तो ये इससे क्या पता चलता है, न्यू केसेस का पता चलता है, ठीक है। तो सेकेंडरी अटैक रेट चूंकि स्पेशल टाइप का इंसिडेंस रेट ही है, तो ये आपको इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डेफिनेशन के साथ। अगर डेफिनेशन के साथ नहीं पूछा गया तो सिंपली ये जो है टेबल आप याद रखिएगा, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं केस फेटेलिटी रेट। केस फेटेलिटी रेट का क्या मतलब होता है कि किसी भी डिजीज का, यानी कोई डिजीज जो है कितना खतरनाक है, कितना फेटल है, कि उसके वजह से जो है दूसरे जो है, जो बेचारे जो है इन्फेक्टेड है, उसके अंदर डिस्ट्रक्शंस कितना कर रहा है, उसी को कहते हैं, किसी किसी बीमारी का डिस्ट्रक्टिव पावर को बताता है। केस फेटेलिटी रेट क्या बताता है, डिस्ट्रक्टिव पावर को दिखाता है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे ये रेट तो लिखा है, एक्चुअल में केस फेटेलिटी रेट रेट नहीं है, क्या है, प्रोपोर्शन है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यही पूछ लेगा कि भाई केस फेटेलिटी रेट इज एक्चुअली रेट रेशियो प्रोपोर्शन। तो क्या होगा आंसर, प्रोपोर्शन, समझ गए। क्यों प्रोपोर्शन में होगा, हर एक एक्चुअल में ये परसेंटेज में ही हर हमेशा जो है इसको शो होता है। केस फेटेलिटी रेट हमेशा परसेंटेज में दिखाते हैं। तो होता क्या है, इट इज रिप्रेजेंट किलिंग पावर ऑफ ए डिजीज, किसी डिजीज के किलिंग पावर को जो है क्या कौन शो करता है, केस फेटेलिटी रेट, क्लोजली रिलेटेड टू द वायरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के वायरुलेंस के बिल्कुल करीब है। वायरुलेंस का मतलब क्या है कि
किसी इंसान को सपोज कीजिए कि बीमारी के साथ साथ खतरनाक वाली बीमारी दे दे, वायरुलेंस इसी को बोलेंगे, समझ गए। चलिए अब आता है इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। हेल्थ के इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स जो है शो करेगा कि हेल्थ, जैसे हमने बताया पहले भी कि मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दो चीज का बताया था। तो इसके अलावे मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के अलावे भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो हेल्थ को दिखाता है, समझ गए। तो जैसे डिसेबिलिटी रेट, डिसेबिलिटी रेट, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, फिर आता है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, यूटिलाइजेशन रेट, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, सारे के अंदर दो चार पांच कुछ न कुछ जो है इंडिकेटर्स होंगे। सबका आपको कम से कम दो तीन एग्जांपल्स याद रखने हैं। मोर्टेलिटी इंडिकेटर के अंदर क्या कौन इंडिकेटर्स होंगे जहां पे मौत पता चले। अब जो जैसे डेथ रेट है, समझ गए, या फिर अंडर 5 डेथ रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है, तो ये सब आपको जो है दिखा देगा कि मोर्टेलिटी रेट है। मॉर्बिडिटी रेट के अंदर में जो है क्या क्या आएंगे, उसको 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आते हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। देखिए ये हमने एक चार्ट आपको दे दिया है कि मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के अंदर डिफरेंस क्या है। जैसे मोर्टेलिटी इंडिकेटर क्या हो गया, क्रूड डेथ रेट, बर्थ डेथ रेट, जहां कहीं भी डेथ रेट होगा, क्रूड डेथ रेट होगा या स्पेसिफिक डेथ रेट होगा। क्रूड और स्पेसिफिक में फर्क क्या हुआ कि जैसे किसी नेशन का हम डेथ रेट निकालते हैं, जैसे इंडिया का डेथ रेट कितना है, तो सारी वजूहात से जो एक साल के अंदर मरे जितने सारे लोग, समझ गए, उसको जो है डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन में, मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे या 10,000 कर देंगे, तो वहां से क्रूड डेथ रेट निकल जाएगा। स्पेसिफिक डेथ रेट जो है कैसे निकलेगा, भाई हम जानना चाहते हैं कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से कितने लोग मरे, हम ये जानना चाहते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस से कितने लोग मरे, हम ये जानना चाहते हैं कि HIV से कितने लोग मरे, यानी एड्स से कितने लोग, तो वहां पे क्या हो गया स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक में क्या हो सकता है, डिजीज स्पेसिफिक हो सकता है किसी डिजीज से, या एज स्पेसिफिक, जैसे हम डेथ रेट में ये मानेंगे कि भैया छोटे बच्चे कितने, इन्फेंट, जैसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है, एज स्पेसिफिक रेट मोर्टिलिटी रेट है, यानी कोई एज को दिखा रहा है। मेटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या दिखा रहा है, एक एज को दिखा रहा है, यानी जो माए मर रही है उसको दिखा रहा है। फिर उसी तरह से जो अंडर 5 या चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, तो चाइल्ड के मोर्टिलिटी को दिखा रहा है। तो स्पेसिफिक डेथ रेट दोनों हो सकता है, यानी आपको एज भी हो सकता है या फिर जो है डिजीज स्पेसिफिक भी हो सकता है। उसी तरह से इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये भी रेट, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट, प्रोपोर्शनल मोर्टिलिटी रेट, डिजीज स्पेसिफिक जो है मोर्टिलिटी रेट। बस ये आपको कहीं पे भी रहेगा, आप इजीली पकड़ लेंगे कि मोर्टिलिटी इंडिकेटर कौन सा है। नहीं पकड़ पाएंगे तो बस ये जो कलर चेंज करके दिया है, ये वाला दिया है, इसको आपको रट लेना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, ये जो है क्या है, मोर्टेलिटी रेट के अंदर में आता है। यहां पे देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, वर्ड लाइफ जुड़ा हुआ है, इसी से कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन इसको आपको याद कर लेना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ क्या है, मोर्टेलिटी इंडिकेटर है। बस इतना याद रखना है। मॉर्बिडिटी के अंदर क्या आ गया, इंसिडेंस एंड प्रीवेलेंस। भाई इंसिडेंस में हम क्या देख रहे थे, नए केसेस क्या है, नए केसेस का मतलब भाई बीमारी कितनी है नई, उस नए और पुराने मिलकर के कितने हैं, तो सब मॉर्बिडिटी ही को तो दिखा रहा है ना। नोटिफिकेशन डेट है, नोटिफिकेशन डेट में जैसे किसी बीमारी, कोई बीमारी कहीं पे फैल रही है तो उसको जो WHO को या किसको नोटिफाई करना पड़ता है, जैसे कहते हैं कॉलेरा हो गया, कॉलेरा हो गया है, या फिर जो है आपको ड्रैकोनकुलोसिस हो गया, ये सब नोटिफिएबल डिजीज है, कहीं पे भी मिलेगा तो पूरी की पूरी WHO की टीम, पूरा जो है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम उसके ऊपर पड़ जाएगा। तो ये नोटिफिएबल डिजीज इसलिए बोलते हैं। अटेंडेंस रेट एट OPD, भाई OPD के अंदर जितनी ज्यादा OPD के अंदर पॉपुलेशंस होंगी, इसका मतलब होगा कि उतने बीमार हैं उस इलाके में या हेल्थ सेंटर में। एडमिशन, री एडमिशन, डिस्चार्ज रेट, कभी किसी हॉस्पिटल में बार बार एडमिशन हो रहे हैं, री एडमिशन हो रहे हैं, डिस्चार्ज बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। आप चले जाइए IGMS में, 3 दिन 4 दिन से ज्यादा पेशेंट को बहुत कम रखते हैं, तुरंत शिफ्ट कर देंगे इधर उधर। क्यों भाई, कि भाई बेड की बहुत डिमांड है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल, यहाँ पे जो है कुछ कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं कि भाई लंबे समय तक लोग जो है पड़े रहते हैं,
तो बीमारी लंबी है तो लंबे समय तक रहेंगे। तो ये सब चीज क्या दिखाता है, मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी को दिखाता है, यानी बीमारी की ही स्टेटस को या बीमारी के बर्डन को दिखाता है। ठीक है, तो ये दोनों तो अच्छी तरह से हम लोग समझ गए। अब इसके अलावे जो है अलग जो हेल्थ वाला ये इंडिकेटर था, डिसेबिलिटी रेट वाला, इसको देखते हैं। इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा, इससे क्वेश्चंस जो है एक दो पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। डिसेबिलिटी रेट, अब डिसेबिलिटी रेट के अंदर में हम लोग चार पढ़ेंगे, समझ गए? चार पढ़ेंगे, चार को हम लोग अच्छे से याद रखेंगे कि डेली डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। डेली क्या है? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, डेली का। आप बहुत लकी होंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म पूछ करके छोड़ देगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ पूछ लेगा डेली का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। होता क्या है? डेली इज मेजर ऑफ ओवरऑल डिजीज बर्डन, यानी ये जो है पूरे डिजीज बर्डन को मेजर करता है। डेली इज एक्सप्रेस एज ए नंबर ऑफ ईयर लॉस ड्यू टू इल हेल्थ। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? नंबर ऑफ ईयर लॉस ड्यू टू इल हेल्थ, किसी बीमारी की वजह से जो उसका साल बर्बाद हो गया, वही इसको शो करता है। डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ की शो करता है। डेली कैन मेजर बोथ मोर्टिलिटी एंड डिसेबिलिटी, यानी ये दोनों मेजर करता है। फॉर्मूला क्या होता है? ईयर ऑफ लॉस्ट लाइफ, दूसरा आता है ईयर लॉस टू डिसेबिलिटी। अब इसको समझना नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ गए? उतना डीप आपको जाना नहीं है, ये फार्मूला याद कर लेना है। डेली का फार्मूला क्या है कि YLL प्लस YLD, फुल फॉर्म के साथ याद कीजिएगा। ईयर्स ऑफ लॉस्ट लाइफ, दूसरा है ईयर्स लॉस टू डिसेबिलिटी, ये है। अब होता क्या है, तो ये सारे बुकिश बातें हम बता रहे हैं आपको। वन डेली, 1 ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ लॉस, 1 ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ लॉस। ठीक है, अब इसको देखिए, ये हमने जो है बुकिश डेफिनेशन आपको बता दिया। समझने के लिए सिंपली इसको समझिए कि सपोज कीजिए कि कोई एक बंदा है, कोई एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है। ठीक है, मिस्टर एक्स जो है 70 साल का है। ठीक है, 70 साल का है, और ये जो है पैरालाइज्ड है, पैरालाइज्ड है। इसको पैरालिसिस कब मारा था? जब ये 50 साल का था। ये बंदा जब ये 50 साल का था तो इसको पैरालिसिस हुआ। पैरालिसिस होने के बाद 70 साल का है अभी, या सपोज कीजिए कि 70 साल में डेथ हो गई। तो इसकी जो लाइफ है, यानी 50 साल से लेकर के 70 साल तक, यही तो डिसेबल लाइफ हुई ना। बाकी इससे पहले जो है, यानी 0 से लेकर के 50 साल तक तो हम इसको हेल्दी माने, ये वाला पार्ट तो हेल्दी का है। ये वाला जो 20 ईयर है, ये आपको क्या शो करता है? डेली शो करता है। बस यही याद रखिए, DALY क्या शो करेगा? जो डिसेबिलिटी वाला लाइफ गुजारा है वो वही शो करेगा। समझ गए? तभी तो कहा 1 डेली इज इक्वल टू 1 ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ लॉस। ठीक है, 1 ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ लॉस, यानी अगर ये बंदे को पैरालिसिस नहीं होता तो 70 साल हेल्दी लाइफ का जीता। लेकिन वन हेल्दी लाइफ जो है, 20 साल हेल्दी लाइफ नहीं जी पाया, 20 साल हेल्दी लाइफ नहीं जी पाया, तो उसी को तो कह रहे हैं 1 ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ लॉस। तो ये डेली है। दूसरा अब आता है DFLE। DFLE क्या है? डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी। DFLE क्या है? डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एवरेज नंबर ऑफ ईयर एन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू लाइफ फ्री टू द डिसेबिलिटी, आल्सो नाउन एज सुलिवियन इंडेक्स। सुलिवियन इंडेक्स किसको बोलेंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी, डायरेक्ट इंडिकेटर फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ ए सोसाइटी। अगेन डेफिनेशन बुकिश आ गया, नहीं समझ में आया होगा, इसको अब समझते हैं फिर उसी एग्जाम्पल के साथ में। हमने क्या बताया कि मिस्टर एक्स को पैरालिसिस, यहाँ 0 से लाइफ शुरू हुई, 50 साल में जो है पैरालिसिस हुआ, 70 साल में उसकी डेथ हुई, 20 साल उसका क्या कहलाया? डेली कहलाया। 20 साल क्या कहलाया? डेली कहलाया। ठीक है, DALY 20 साल, यानी ये बंदा जो है डेली कहलाया। अब ये क्या रहता है? एवरेज नंबर ऑफ ईयर इन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू लाइफ फ्री ऑफ लाइफ। सुलिवियन इंडेक्स फार्मूला क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस
ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी। ये बंदा जब, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे पैदा लिया, जिस दिन ये पैदा लिया उस दिन हम ये मान के चलते हैं, हम एक अनुमान लगा लिए कि ये बंदा 60 से 70 साल जिएगा, 60 से 70 साल जिएगा। लेकिन इस बंदे को 50वें साल में क्या हो गया, डिसेबिलिटी पैदा हो गई, हेमीप्लीजिया हो गया, बिस्तर पकड़ लिया। तो ये बंदा जो है क्या करेंगे, DFLE कैसे निकालेंगे इसका, तो ये वाला यानी यहां से 70 साल में इसको माइनस कर देंगे, तो ये वाला यानी ये जो यहां से यहां तक का पीरियड है, बस इसी को क्या बोलेंगे, हम DFLE बोलेंगे मोटे मोटे तौर पे। इसमें अगर डीप जाएंगे तो थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, लेकिन आपके समझने के लिए सिंपली ये समझ लीजिए कि यहां से यहां तक का पीरियड यानी 50 साल का पीरियड उसका DFLE हो गया, और 50 से लेके 70 साल यानी 20 साल का पीरियड उसका डेली हो गया। यानी 20 साल का पीरियड जो है डेली, 20 साल वो हेल्दी लाइफ खो दिया इस डिसेबिलिटी की वजह से। यहाँ पे फार्मूला जो है क्या याद रखेंगे, इसको दूसरा नाम सुलिवियन इंडेक्स भी बोलते हैं, अक्सर सुलिवियन ही के नाम से पूछता है ये आपको DFLE के नाम से बहुत कम पूछता है, सुलिवियन इंडेक्स के नाम से ज्यादा पूछता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये जो हम लाइफ एक्सपेक्ट किए 70 साल, उसमें माइनस कर दिए क्या, ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी, जितने दिन वो जो डिसेबल रहा। यानी हम एक्सपेक्टेंसी इस बंदे का 70 साल माने, तो डिसेबिलिटी में ये जिया कितना, 20 साल, तो कितना आ गया, 50 साल आ गया। बात तो वही हो गया। तो ये इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस यही याद रखना है, ठीक है। अब आता है तीसरा इंडिकेटर, ये क्या है, हेल्थ इज एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेल, HALE, अगेन ये 4 फार्मूले हैं, इसका फुल फॉर्म आपको टिप ऑफ टंग होना चाहिए। हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बट इंक्लूड एट एन एडजस्टमेंट फॉर द टाइम स्पेंड इन ए पुअर हेल्थ। देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने पिछले लेक्चर में भी शायद बताया था कि भाई कोई बंदा कितना जिएगा मैक्सिमम, वही एक लाइफ की एक्सपेक्टेंसी होती है। हम ये मान के चलते हैं, जैसे हम निकालते हैं कि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, तो भाई 60 से 70 साल जीता है। तो ये कहां से आया, एक्चुअल में जापान से लिया। जापान के लोग मैक्सिमम जो है 112 साल, 130 साल, 120 साल तक जीते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो उसका निकाला एबव 80 था, उसका जो है एवरेज जो है लाइफ जापान के लोगों का एबव 80 था। तो इस वजह से मैक्सिमम 80 लेते हैं, मिनिमम 20 लेते हैं, मिनिमम 20 लेते हैं। ये एक्सपेक्टेड एज का एक मान के चलते हैं, तो पैरामीटर है। तो वही कह रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बट इंक्लूड्स एन एडजस्टमेंट फॉर द टाइम स्पेंट इन पुअर हेल्थ। समझ गए, यानी ये हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन अपने खराब हालत की वजह से कुछ एडजस्ट किया लाइफ को। इट इज द मोस्ट इजीली अंडरस्टूड एज इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ईयर्स इन ए फुल हेल्थ that the newborn can expect to life based on the current rate of ill health and mortality। देखिए अगेन, अब इसमें जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस ये समझ लीजिए कि ये क्या है, आपका जो ऊपर के दोनों इंडिकेटर्स हैं उन दोनों का एडिशन है। बस इसको ऐसे याद रख लीजिए, जो हमने डेली बताया और DFLE बताया, यानी क्या है कि DFLE प्लस डेली मिलके क्या आ जाएगा, HALE। बस यही याद रखिए। यानी अब उसी अगेन वही मिस्टर एक्स वाला एग्जांपल, मिस्टर एक्स वाला एग्जांपल, तो मान के क्या चलेंगे भैया, मिस्टर एक्स जो है जिया है कितना, 70 साल जिया ना, तो उसका हेल हो गया 70। अब इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यही तो कह रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी 70 साल की थी एट ए बर्थ, जब वो पैदा लिया था। इट इंक्लूड एन एडजस्टमेंट फॉर द टाइम प्रेजेंट इन ए पुअर हेल्थ। अब वो 20 साल क्या किया, अपने खराब हालत की वजह से जिंदगी को एडजस्ट किया, बस जिंदगी को एक तरह से जो है वो किसी तरह से जी लिया, एडजस्ट कर लिया। यही तो यहाँ पे कहना चाह रहा है।
तो हम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिए थे, कब लिए थे? जब वो पैदा लिया था, यानी अभी का हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान के चलते हैं। हो सकता है कि भैया जिस तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है लोगों की बदल रही, कैसे कि हो सकता है आने वाले दिनों में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तो अभी जैसे ऑन एन एवरेज लोग 60 साल जीते हैं, 70 साल जीते हैं, हो सकता है कि आने वाले 50 साल में इंडिया का जो है एक एक्सपेक्टेड उम्र जो हो वो 40 से 50 साल ही रह जाए। पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट मोर्टेलिटी के हिसाब से। तो अभी हम तीन को समझ लिए। क्या हो गया? पहला वाला डेली, यानी जिसमें जो है वो विकलांग रहा, यानी जिसमें वो डिसेबल रहा, उसको डेली हम कह दिए। जो लाइफ जो है वो टोटल जिया, उसको हम हेल बोल दिए। समझ गए? और जो अच्छी वाली लाइफ थी उसको जो है हम दूसरा वाला जो है क्या था, हम भी भूल गए। तो अब आते हैं चौथे वाले पे। चौथा क्या कह रहा है? सॉरी, तीसरा वाला हेल्थ। हाँ, तीसरा तो बता दिया। अब आइए क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, क्वाली। अब ये चौथा क्या है? क्वाल सॉरी, थोड़ा पानी पी लो। हाँ, क्वाली का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्वालिटी ईयर्स दैट वुड बी एडेड बाय इंटरवेंशंस। बस ये याद रखिए कि किस नंबर ऑफ क्वालिटी ईयर्स दैट वुड बी एडेड बाय एन इंटरवेंशन। किसी तदाबीर की वजह से, किसी तदबीर की वजह से हम किसी की जिंदगी में क्वालिटी ऑफ लाइफ जितना जोड़ दिए, वही क्वाली है। Quality is measure of both quality and quantity of life. Quality is year of life lived in perfect healthy. Quality is used to assessing the value of money of medical intervention. चलिए, नहीं समझ में आया होगा? अगेन एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, इसी मिस्टर एक्स का एग्जाम्पल हम लेते हैं, जो पैरालिसिस से मुब्तला था। जैसे सपोज कीजिए कि 50 साल में मिस्टर एक्स को पैरालिसिस हुआ, और मिस्टर एक्स बिलोंग करता है पुअर फैमिली से। मिस्टर एक्स बिलोंग करता है पुअर फैमिली से। तो क्या वो इलाज कराएगा? नहीं कराएगा। नहीं कराएगा तो भैया डिसेबिलिटी उसको होनी ही होनी है। तो अब ये जो है इलाज न कराने की वजह से, इस वजह से ये डिसेबल रहा 70 साल तक, यानी 20 साल जो झेला है, किसके वजह से? सही टाइम पे इलाज नहीं कराया इस वजह से। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर ये सही वक्त पे हो सकता ट्राई करता, और ये मान के चलते कि कुछ यहाँ पे हम कुछ दवा की वजह से, कुछ इंटरवेंशंस की वजह से, या जैसे कोई फिजियोथेरेपी इसको कराता, कोई फिजियोथेरेपी कराता, फिर कोई ड्रग्स देता, कोई मेडिसिन देता, तो इसके वजह से क्या होता कि ये डिसेबल नहीं होता। यानी इसके वजह से ये 20 साल जो जिया है, डिसेबल होके नहीं जिया। यानी वो अपना काम कर सकता है, खा सकता है, पी सकता है, छोटा मोटा जॉब कर सकता है। यानी रिकवरी थोड़ी बहुत हुई। किसके वजह से हुई? कि भाई उसको जो है फिजियोथेरेपी मिल गई अच्छे से। तो ये जो फिजियोथेरेपी यहाँ पे क्या रोल अदा किया? इंटरवेंशन का, तदबीर का। समझ गए? तो यही चीज कहते हैं, यानी किसी भी इंसान को एक अच्छे इलाज या किसी तदाबीर की वजह से, कोई थेरेपी के वजह से उसको अगर ठीक कर दिए, तो वो जितने साल जिएगा, वो वाली डेट जो है, वो वाला टाइम क्वाली कहलाएगा। समझ गए? इसको अगेन दूसरा एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज कीजिए कि एक बंदा डायबिटिक है, मान लेते हैं मिस्टर वाई। मिस्टर वाई को अब लेते हैं। मिस्टर वाई की उम्र जो है 60 साल की थी, लेकिन मिस्टर वाई को क्या हुआ था कि इसको जो है आपको 40 साल की उम्र में मिस्टर वाई को ये डायबिटीज, 40 साल की उम्र में डायबिटीज हुआ, और 45 साल की उम्र में इसको जो है फ्रोजन शोल्डर हो गया। फ्रोजन शोल्डर मतलब इसका जो है हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, बिल्कुल जो है कंधा जो है फ्रीज कर गया है। यानी अब जो है शोल्डर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है? तो इसको फ्रोजन शोल्डर हो गया। अब बेचारे के पास पैसा नहीं था। ठीक है? बेचारे के पास पैसा नहीं था, तो क्या काम किया कि भैया 40 से 60 साल तक वैसा ही एक हाथ के ही सहारे चलता रहा, दूसरे हाथ से कोई काम नहीं होता रहा, तो फ्रोजन शोल्डर की वजह से। तो ये तो इसकी जो है डेली हुई।
समझ गए। लेकिन सपोज कीजिए कि ये 40 साल की उम्र में कुछ थेरेपी वेरेपी करा लेता या कोई सर्जरी करा लेता, कुछ करा लेता, तो जिसकी वजह से वो जो है अब उस हाथ को यूज कर पा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कितने साल, 40 साल से लेके 60 साल तक, यानी 20 साल तक की लाइफ जो वो अच्छे से जिया है, किसके वजह से जिया? फ्रोजन शोल्डर के मैनेजमेंट की वजह से। यानी फिजियोथेरेपी कह लीजिए, सर्जरी कह लीजिए, जिस भी तरह से कह लीजिए, रेजिमेंट थेरेपी कह लीजिए, वेट कपिंग मसाज कह लीजिए, या फिर ड्राई कपिंग मसाज कह लीजिए, कैसे भी करके फसद करके कोई से भी इंटरवेंशन से आपने उसको ठीक कर दिया, तो ये जो 20 साल कहलाएगा, क्वेली कहलाएगा। अगेन आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, यानी ऐसा इंडिकेटर जो न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशंस को दिखाता हो। तो ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर कैसे दिखेगा। तो 3 इंडिकेटर्स आपको हैं भाई। नॉर्मली आप देखे होंगे कि हाइट ले लेते हैं या वेट ले लेते हैं, समझ गए, या बीएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। तो इसके अंदर न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर के अंदर 3 मेन कैसे लेते हैं? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स बोलते हैं कि ये जैसे इस बच्चे का आर्म का सरकमफेरेंस लेते हैं, आर्म का, बॉडी का, या स्किन फोल्ड थिकनेस देख लेते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये कितना माल नरिश्ड है, ये बच्चा जो है कितना माल नरिश्ड है। तो इसको क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स। जैसे आपका वेट एंड हाइट, मिड आर्म सरकमफेरेंस, ये सब क्या कहलाएगा? एंथ्रोपोमेट्रिक, समझ गए। उसी तरह से जो है सिर्फ हाइट को भी ले सकते हैं। प्रिवेलेंस ऑफ लो बर्थ वेट, ऐसे बच्चे जो 2.5 किलो से, यानी नॉर्मल बच्चा कितना बोलते हैं कि भैया 2.5 किलो से लेके 3.5 किलो तक जो है इंडिया में, इतने बच्चे जो है नॉर्मल वेट के बच्चे कहलाते हैं, 2.5 किलो से लेकर के 3 किलो तक, समझ गए। प्री मेच्योर बेबी, या जो है आपका लो बर्थ वेट वाला बच्चा कौन कहलाएगा? मेनली जो है आपको 2.5 किलो से कम का, वो भी खास करके अगर 2 किलो से कम है तो बिल्कुल प्री मैच्योर बेबी कहलाएगा। तो ऐसे को लो बर्थ वेट। तो अब किसी इलाके में, सपोज कीजिए किसी इलाके में जो है लो बर्थ वेट वाले बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, या न्यूट्रिशनल स्टेटस ऐसे शो हो रहा है कि उसके जो बच्चे हैं हाइट नहीं बढ़ रही है, समझिए, छोटे छोटे टिकने नाटे नाटे बच्चे हैं, तो इस ये सब क्या शो करता है? न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। बस इसमें इतना याद रखिए, ठीक है। फिर आता है आपका दूसरा, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। यानी हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर में क्या क्या आ जाएगा कि भाई किसी भी नेशन का, किसी भी देश का जो है आपको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम देखना है, तो क्या देखेंगे भाई? डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कितने आबादी पे एक डॉक्टर है। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में जो है आपका हर एक गांव में सब सेंटर होता है, सब सेंटर होता है हर एक गांव में, ठीक है। फिर उससे आते हैं तो एपीएससी बोलते हैं, एपीएचसी, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। फिर जो है और आगे बढ़ते हैं तो ब्लॉक लेवल पे जो है आपको क्या मिलता है? पीएचसी मिलता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो सीएचसी मिलता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो जो आपको क्या कहते हैं, इस पे सब डिवीजन लेवल पे जो है रेफरल हॉस्पिटल्स या सब डिविजनल हॉस्पिटल्स बोलते हैं, रेफरल हॉस्पिटल्स बोलते हैं, ये मिलता है। और डिस्ट्रिक्ट पे क्या मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिलेगा। तो ये सब स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसे डिजाइन किया गया है? पॉपुलेशंस के हिसाब से, कि यार भाई एक पीएससी में कितने डॉक्टर होने चाहिए, तो पॉपुलेशंस के हिसाब से, यानी उस ब्लॉक के अंदर कितने पॉपुलेशंस हैं उसके हिसाब से। अगर सपोज कीजिए कि भाई किसी पीएससी में, किसी सीएससी में, वहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम से कम 30-40 डॉक्टर्स होने चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए, नहीं है, तो ये क्या शो करता है कि भाई वहां का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बहुत खराब है। तो यही इंडिकेटर है कि इंडिकेटर क्या यूज करेंगे? वहां का डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो देख लेंगे, डॉक्टर नर्स रेशियो देख लेंगे, पॉपुलेशन बेड रेशियो देख लेंगे, पॉपुलेशन पर हेल्थ या सब सेंटर रेशियो देख लेंगे, पॉपुलेशन पर ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, यानी जो डिलीवरी कराती है दाई जिसको बोलेंगे, उसका रेशियो देख लेंगे। तो ये सब क्या शो करता है आपको? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स को शो करता है। फिर उसी तरह से यूटिलाइजेशन रेट, यूटिलाइजेशन रेट वाला क्या चीज है? तो जो आपको सपोज कीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इतने सारे हेल्थ प्रोग्राम दे रही है, लेकिन ये भी तो इंडिकेटर यूज करना होगा कि भैया कौन सा
कौन से प्रोग्राम ज्यादा यूज कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो इसी से पता चलता है, किससे, यूटिलाइजेशन रेट से। ये एक्चुअल में क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ, कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, अगर इस एक इलाके का सारा बच्चा जो है वैक्सीनेटेड है, इसका क्या मतलब है कि भाई गवर्नमेंट पे उसको भरोसा है, पब्लिक को, और वहां पे जाकर के वो ले रही है। लेकिन किसी किसी ऐसे जो है प्रोग्राम्स हैं जिसपे जो है बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट करते। जैसे याद कीजिए, पोलियो जब स्टार्ट हुआ था, तो पोलियो स्टार्ट जब हुआ था मुस्लिम लोग बिल्कुल नहीं पिलाते थे। क्यों नहीं पिलाते थे? एक र्यूमर फैला दिया कि भाई पोलियो पिलाने से जो है इम्पोर्टेंसी होती है, बच्चा जो है नपुंसक पैदा हो जाता है, समझ गए, स्टेराइल हो जाता है, इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी सरकार को। बहुत सारे मैंने खुद सर्वे किए अलीगढ़ के कुछ कुछ घरों में, वो चाहे कुछ भी कर दीजिए, वो बच्चा पिलाएगा नहीं, बच्चा को छुपा देता था। लास्ट में वहां के डीएम जो है उसके घर का जो है इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता था, पानी उसकी सप्लाई रोक देता था। तो ये सब क्या है, एक शो करता है। उसी तरह से जब इंदिरा गांधी के जमाने में जो है, याद कीजिए, जो बर्थ कंट्रोल के लिए, यानी जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जो बर्थ कंट्रोल के लिए जो है नसबंदी यूज किया गया था, वेसेक्टोमी, तो कोई नहीं कराते थे, जबरदस्ती। जैसे सपोज कीजिए कोई ट्रेन में जो है बिना टिकट के पाया गया तो उसको जबरदस्ती करवा देते थे सजा के तौर पे। तो ये सब चीजें जो है आपको यही शो करता है कि यूटिलाइजेशन रेट कैसे होगा, कि पॉपुलेशन वहां की उस हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स की कौन कौन चीज को इस्तेमाल करता है। तो ये पता कैसे चलेगा, बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो, यानी उस अगर कोई हॉस्पिटल है, जैसे ये एम्स है, आप एम्स चले जाइए, वहां हर हमेशा जो है आपको भरा हुआ मिलेगा पेशेंट, वहां खाली ही नहीं मिलेगा बेड। तो इसका क्या मतलब है कि वहां का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम अच्छा है। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, कितना दिन जो है हॉस्पिटल में रहता है। बेड टर्न रेशियो, यानी ऐसा हॉस्पिटल जिसके पास खाली बेड है ही नहीं, तो बेड टर्न रेशियो जो है उससे भी पता चलता है। ये सब निकलते हैं, डाटा निकलता है। इसी डाटा से जो है आपको पता चलता है कि यूटिलाइजेशन रेट क्या क्या है। ठीक है, अब आ जाइए, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं स्टडी, इपिडेमोलॉजिकल स्टडी। ये जो है आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा है नहीं, इसी वजह से हल्का सा जो बस इसका इंट्रोडक्शन दे के चलते हैं कि खास करके जो लोग एमडी करते हैं या रिसर्च करते हैं, वहां पे जो है ये सारा रिसर्च में काम आता है। इपिडेमोलॉजिकल स्टडी जो है किस में काम आता है, रिसर्च में काम आता है। ये दो तरह के होते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल नाम से जाहिर होता है सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, यानी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा स्टडी जहां पे सिर्फ आप ऑब्जर्व करेंगे, यानी समाज के अंदर देखिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है और उसको लिख लीजिए। आप उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे, रिजल्ट को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे नहीं। तो ऐसी स्टडी को क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशनल स्टडी बोल देंगे। एक्सपेरिमेंटल स्टडी किसको बोलेंगे, जहां पे आप एक्सपेरिमेंट करें कि भैया हाँ ठीक है, हम ये जैसे सपोज कीजिए कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे इलाके में जो है मलेरिया के कितने केसेस हैं, मलेरिया बीमारी कैसे फैलती है। मलेरिया, तो हमने मलेरिया के बारे में ये सुना है कि भाई क्वार्टरनरी फीवर होता है, हर चौथे दिन 72 घंटे के बाद फीवर आता है उसको जो है, और जहाँ मॉस्किटो के काटने से होता है एनाफिलिस। तो ये सब जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सिर्फ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है। ये जो जिसने पता लगाया कि भाई एनोफेलिस से मॉस्किटो, एनाफिलिस मॉस्किटो वेक्टर है उसका, और जो कॉजेटिव एजेंट जो है उसका वो कौन है, प्लाज्मोडियम है। तो ये कहाँ से आया, ऑब्जर्वेशन से आया। समझ गया। अब ऑब्जर्वेशनल स्टडी के दो पार्ट होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी और एनालिटिकल स्टडी। दोनों में फर्क ये होता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी में सिर्फ डिस्क्रिप्शंस होते हैं, यानी प्योरली यहाँ पे सिर्फ आपको जो है ऑब्जर्व ही करना है, डिस्क्राइब कर दीजिए। लेकिन उसमें वाई, वाई का आंसर अगर लेंगे, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसमें वो एनालिटिकल स्टडी आ जाएगा। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज कीजिए हम ये कह रहे हैं कि अ, जापान की जापान की जो है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पिछले 10 साल में आपको जो है सबसे, वर्ल्ड में सबसे बेहतर है। जापान की हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पिछले 10 साल में पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतर है। तो भैया हमको ये स्टडी करनी है, तो क्या करेंगे भाई, जाकर के सिर्फ स्टडी कर लेंगे, लोगों से पूछेंगे, वहां का बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो देखेंगे, वहां का यूटिलाइजेशन रेशियो देखेंगे। उस सब से हमारे पास जो एक डाटा निकल के आएगा, उसमें दो ही बात होगी, या तो बात सही है या तो बात गलत है। बस इतनी सी बात को हम लिख दिया तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी। लेकिन अब इसी में ये जोड़ दिया कि भैया वहां की हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्यों अच्छा है, वाई, किस वजह से।
वहां की हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्यों अच्छी है। अब इसमें जो है आपको अलग से स्टडी करनी पड़ेगी, तो वो एनालिटिकल स्टडी में आ गया। ठीक है, एनालिटिकल स्टडी में आ गया। एक्सपेरिमेंटल में जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेनली जो दवाओं का जो इफेक्ट होता है, जो भी दवाएं मार्केट में आई हुई है, वो ट्रायल के बेसिस पे आई हुई है। तो इसके अंदर जो आता है क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल जो है होती है, यानी उस दवाओं को जो है पहले जानवर पे देखते हैं, फिर उसके बाद इंसानों पे देखते हैं, छोटी सी पॉपुलेशन इंसानों पे देखते हैं, फिर बड़ी पॉपुलेशंस पे देखते हैं, फिर उसके साइड इफेक्ट्स देखते हैं। तो यही एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो है आपको क्लिनिकल ट्रायल के अंदर आ जाए। क्लिनिकल ट्रायल के अंदर दो तीन तरह के आते हैं, तो उतना डीप नहीं जाना, बस ये एक सरसरी तौर पे याद रखिए। ये इसलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आगे एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो आपके लेवल का है, वो आपको पूछा जाएगा। जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम स्टडी क्या करते हैं, किसी भी डिजीज का या किसी भी हेल्थ केयर, किसी भी हेल्थ की स्टेटस का, बस हम क्या करते हैं, द मेन एम ऑफ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी इज टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिजीज इन टाइम प्लेस एंड पर्सन। यानी किसी डिजीज का हम स्टडी कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम, प्लेस और पर्सन। यानी कब कोई बीमारी, जैसे हम अगेन आ जाइए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, कब होता है, तो भैया हम मानते हैं कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है जब इंसान की न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत कम हो जाती है, साफ सफाई बहुत कम हो जाता है, जनरल वीकनेस बहुत कम हो जाता है, तब होता है। कौन से, अगर कोई ऐसा डिजीज है जो स्पेसिफिक टाइम में होता है, जैसे मलेरिया, मतलब मलेरिया या पोलियो, पोलियो का जो है आपका क्या कहते हैं, कोई पर्टिकुलर जो है टाइम में हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, रेनी सीजन में जो है जो पोलियो के जो है केसेस जो है आपको देखने को मिलते हैं, तो वो कहाँ पे आ गया, वेन में आ गया, यानी टाइम कौन सा है। फिर प्लेस, कौन सी जगह में। अब कुछ ऐसी बीमारियां होती है कि जो किसी एक ही खत्ते में होती है, हर जगह हर बीमारी नहीं होती है, तो वेयर। फिर कौन, अब ऐसा है कि देखा होगा कि कहीं पे कहते हैं कि ये मेल के अंदर ज्यादा होता है ये बीमारी, ये कहीं पे होता है कि फीमेल के अंदर ये ज्यादा होता है, किसी के कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो एक्सक्लूसिव फीमेल के अंदर होती है, कुछ बीमारी ऐसी होती है जो एक्सक्लूसिव मेल के अंदर होता है, कुछ बीमारी ऐसी होती है कि जो एक्सक्लूसिव बच्चे के अंदर होता है। जैसे हमने कहा पोलियो, पोलियो वाला जो है सिर्फ 5 साल तक के बच्चे को पोलियो पिलाते हैं, क्यों पिलाते हैं भाई, तो भाई पोलियो बड़े आदमी को भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो देखा गया है 5 साल तक के बच्चे को पोलियो होता है। तो यही है व्हेन, वेयर एंड हु, इसके रिस्पेक्ट में किसी डिजीज को हम इसका आंसर ढूंढेंगे, तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टडी आ जाएगा। अब आता है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। हम जो ये बात कर रहे हैं कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें क्वेश्चंस दो चार बनेंगे आपके अच्छे वाले, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। टाइम डिस्ट्रीब्यूशंस को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस और लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस। ये दो तो आपको इजीली याद रह जाएगा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस, और इन दोनों के बीच का जो पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में क्या आता है, बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इज इपिडेमिक। भाई अब आ गया इपिडेमिक क्या है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस का बेस्ट एग्जांपल क्या है, इपिडेमिक है। इपिडेमिक एक्चुअल में बोलते हैं कि किसी भी इलाके में ऑल ऑफ सडन किसी एक बीमारी का जरूरत से ज्यादा लोगों में पाया जाना। जैसे सपोज कीजिए कि कोविड 19 जब शुरुआत में ये हुआ, तो हम चाइना के लिए ये कहेंगे कि चाइना के जिस इलाके में हुआ, तो वहां पे क्या बोलेंगे, इपिडेमिक था। चाइना के लिए कोविड शुरुआती दौर में इपिडेमिक था। फिर चाइना से आसपास में, यानी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, यानी आसपास के देशों में भी फैल गया, तो अब ये हो गया पेंडेमिक है। पेंडेमिक यानी लार्ज पॉपुलेशंस में फैल गया। तो ऐसे, यानी अनयूजुअल अकरेंस ऑफ ए डिजीज किसी एक खत्ते में, तो उसको एपिडेमिक्स बोलते हैं। तो एपिडेमिक्स में क्या बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के अंदर आता है। एपिडेमिक्स किसके अंदर आएगा, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के अंदर आएगा। एग्जांपल्स में क्या क्या दे रहे हैं इसका, यहाँ पे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस का एग्जांपल्स में जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी है, लीजियोनर्स डिजीज है, कॉलेरा है, कोविड 19 है। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी और लीजियोनर्स, ये जो है ये दो डिजीज जो है याद रखिएगा, किसमें आएगा, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के अंदर आएगा। इपिडेमिक्स को थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे थोड़ा अभी आगे। फिर इसके बाद आता है
पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस, यानी कोई जो है पर्टिकुलर कुछ सालों में उसका साइकिल जो है फिर वैसा आ जाए। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि ये दो तरह से होगा, पीरियोडिक सीजनल ट्रेंड और साइक्लिकल ट्रेंड। सीजनल ट्रेंड का मतलब जो आपके सीजन्स के थ्रू, जैसे हमने कहा ना कि भाई आपको जो है पोलियो जो है रेनी सीजन में बढ़ जा रहा है, या मलेरिया जो है रेनी सीजन में बढ़ जाता है, या फिर जो है सर्दी खांसी वाले या इन्फ्लुएंजा वाले बीमारियां अभी वाले मौसम में जो है बढ़ जा रहा है। तो ये जो है आपको सीजनल वेरिएशन है। जैसे लू लगना, किसी को सन स्ट्रोक है, तो भैया जनवरी फरवरी में तो सन स्ट्रोक हो नहीं सकता है। सन स्ट्रोक जो किस में होगा, मई जून के महीने में ही होगा। तो ये सीजनल ट्रेंड हो गया। साइक्लिकल ट्रेंड का मतलब है कि साइकिल चलता है उसका। जैसे एग्जांपल में देखिए, क्वेश्चन पूछ लेगा पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस या साइक्लिकल ट्रेंड, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज शोज द साइक्लिकल ट्रेंड, अब यही दे देगा। तो एग्जांपल्स में अलग अलग नाम दे देंगे। तो मीजल्स जो है आपको साइक्लिकल ट्रेंड दिखाता है 2 से 3 साल, हर 2 से 3 साल में एक बार जो है इसका मीजल्स का जो है पेशेंट जरूरत से ज्यादा मिलने लगेगा। समझ गया। जैसे आपको रूबेला का है, हर 6 से 9 साल में, ये साइक्लिकल ट्रेंड देखा गया है। 10 साल 20 साल 15 साल का जो है तजर्बा है लोगों का, यानी डाटा है कि भाई रूबेला का जो है हर 6 से 9 साल में जो है आपको होता है। उसी तरह से इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक हर 10 से 15 साल में। देखिए इससे पहले जो है स्पेनिश फ्लू हुआ था, अभी जो है जो आपको जो है बर्ड फ्लू हुआ, एक लार्ज पैमाने पर बर्ड फ्लू, स्पेनिश फ्लू, और कौन कौन सा फ्लू, जो पूरी की पूरी आबादी जो है बर्बाद हो जा रही है। तो वो क्या है, एक्चुअल में कोविड-19 भी इन्फ्लुएंजा ही का एक टाइप टाइप है, इन्फ्लुएंजा का ही एक टाइप है, वेरिएशंस उसके अलग है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर 10 साल से 15 साल में एक जो है इन्फ्लुएंजा का कोई ना कोई जो है आपको जो है साइकिल देखने को मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिकल ट्रेंड बोलेंगे। ठीक है। अब आइए लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस। लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस को अब बोल देगा लॉन्ग टर्म तो इजीली याद रहेगा, लेकिन इसका अल्टरनेट नेम सेक्युलर ट्रेंड है। कंफ्यूजन कहां पे पैदा होता है बच्चे को, साइक्लिकल ट्रेंड और सेक्युलर ट्रेंड। अक्सर एग्जाम्पल में कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे कि साइक्लिकल ट्रेंड क्या है और सेक्युलर ट्रेंड क्या है। सेक्युलर ट्रेंड लॉन्ग टर्म में आ गया, साइक्लिकल ट्रेंड किस में आ गया, मिड टर्म वाले में आ गया। तो लॉन्ग टर्म में क्या है, यानी एक लंबे समय से, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मे शो प्रोग्रेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन द अकरेंस ऑफ अ डिजीज। जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, पहले देखिए कि कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, अब तो स्मॉल पॉक्स है ही नहीं। पहले क्या होता था, पूरा का पूरा गांव तबाह हो जाता था। अब कॉलेरा के मरीज नहीं देखने को मिलते हैं। या फिर सिफिलिस, सिफिलिस, गोनोरिया, ये बीमारी जो है आपको माशरे में आपको दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता है, कि भाई सिंगल डोज ऑफ एंटीबायोटिक भी इसको इरेडिकेट कर देता है। तो अब ट्रेंड क्या आ गया कि कम्युनिकेबल डिजीज, समझिए कम्युनिकेबल डिजीज जो कम्युनिकेट हो रहा है एक से दूसरे को, वो ना फैल करके एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब हो गया जैसे अस्थमा हो गया लंग्स डिजीज में, हार्ट डिजीज में स्ट्रोक हो गया। समझ गए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर क्या क्या आ जाएगा, डायबिटीज आ जाएगा, आपको हाइपरटेंशन आ जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर, उसी तरह से एस्थमा आ जाएगा। समझ गए, एजमा जिसको बोलते हैं। ये नॉन कम्युनिकेबल, या कहीं कहीं पे आपको सीओपीडी लिख देते हैं। तो स्ट्रोक, सीएचडी, कोरोनरी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ये सब जो है किसके अंदर आएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एचटीएन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस। तो अभी के जमाने में देखिए ये जो है आपका क्या है, लंबे समय का एक है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन, इसी को बोलेंगे सेक्युलर ट्रेंड। तो क्वेश्चन कहीं पे भी आए सेक्युलर ट्रेंड क्या है, तो जो लॉन्ग टाइम में जो चेंजेस आता है उसको सेक्युलर ट्रेंड, जो मिड टर्म में साल 2 साल 10 साल में आता है उसको साइक्लिकल ट्रेंड, और जो बिल्कुल जो है तुरंत चेंज आएगा वो शॉर्ट टर्म में आएगा। शॉर्ट टर्म में बेस्ट एग्जांपल क्या है, इपिडेमिक और पेंडेमिक। अब आइए प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, हमने बात कर ली टाइम की, अब आइए प्लेस का। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस का मतलब है जगह। अब प्लेस को हम ब्रॉडली 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, रूरल, रूरल अर्बन और लोकल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो
आप देखे होंगे बहुत सारी डिजीज ऐसी है जो इंटरनेशनली जो है आपको जो है वेरिएशंस होते हैं। जैसे हमारे यहाँ येलो फीवर, येलो फीवर नहीं होता है, ये जो है एक्सोटिक डिजीज यानी बाहर के देशों में होता है, हमारे यहाँ येलो फीवर नहीं होता है। उसी तरह से एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे जापान के लोगों के अंदर स्टोमक कैंसर होता है, इंडिया में जो है ज्यादा आपको ओरल कैंसर होता है। येलो फीवर का पेशेंट जो है हमारे यहाँ नहीं मिलेगा आपको, समझ गए। उसी तरह से लंदन में आपको जो है रेबीज नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ जो है रेबीज दवा, रेबीज मिलता नहीं है, लेकिन जो कुत्ते काटे वाला आपको केस बहुत मिल जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट, अब आ जाइए नेशन में, यानी देश के ही अंदर जो है, चूंकि हमारा देश जो है इतना बड़ा है तो इसमें वेरिएशंस भी है इलाके इलाके के हिसाब से जो है। जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको इंडेमिक ग्वाइटर, हिली एरिया में कहा एंडेमिक ग्वाइटर हो रहा है। मिडल रीजन में क्या होता है, लेथारिज्म होता है, लेथारिज्म बोलते हैं। क्यों मिडल रीजन में, खास करके जैसे एमपी के लोगों में लेथारिज्म होता है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। खेसारी दाल, इसको जो लेथायरस सटाइवा बोलते हैं, खेसारी दाल का लंबे समय से इस्तेमाल कोई करता है तो नर्व डैमेज होता है, तो इससे लेथायरिज्म बोलते हैं। इंडेमिक एसाइटिस, ये भी मध्य प्रदेश में होता है। इंडेमिक एसाइटिस क्यों होता है, कि वहां के कुछ इलाके के लोग जो है ना, एक झुनझुनिया प्लांट होता है, झुनझुनिया प्लांट होता है, इसको जो है साग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसके वजह से एसाइटिस होता है। उसी तरह से साउदर्न रीजन में, साउथ में चले जाइएगा तो मलेरिया और चिकनगुनिया के पेशेंट बहुत आपको मिलेंगे, समझ गया। वेरिकोज वेन के भी पेशेंट, हिली एरिया में आपको वेरिकोज वेन के पेशेंट दिखेंगे, प्लेन एरिया में वेरिकोज वेन के पेशेंट बहुत कम दिखेंगे। तो ये सब जो है आपको क्या है, नेशनल वेरिएशंस में आ गया। रूरल वेरिएशंस में अब कुछ चीजें जो है गांव में मिलती है, कुछ चीजें शहर में मिलती है। जैसे अर्बन एरिया में जो है एक्सीडेंट्स ज्यादा होंगे, रोड ट्रैफिक वाले, लंग कैंसर, कार्डियक डिजीज, मेंटल इलनेस। अब मेंटल इलनेस जो है गाँव गाँव के आदमी को बहुत कम होगा, ठीक है। लेकिन गांव के लोगों को कौन सी बीमारी होगी, ज्यादातर जो है आपको न्यूट्रिशनल वाली प्रॉब्लम्स होंगी, डिफिशियंसीज वाली प्रॉब्लम्स होंगी, सेक्सुअल वाली प्रॉब्लम्स होंगी, साफ सफाई वाली प्रॉब्लम्स होंगी, या जानवरों वाली जो बीमारियां जानवर से फैलती है वो जो है रूरल एरिया में आपको आता है। तो इससे जो है क्वेश्चंस जो है अगर आएंगे तो बहुत इजीली आप लोग कर लीजिएगा, इसका क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं होगा, समझ गए। अब जैसे यहाँ पे फिगर में हमने दिखाया है कि ये जो है आपको किसका, साइक्लोप्स है, ये साइक्लोप्स, ये है साइक्लोप्स, ये है। इसकी वजह से बीमारी होती है ड्रैकुनक्यूलोसिस, ड्रैकुनक्यूलोसिस, या इसी को गिनिया वर्म भी बोलते हैं, गिनिया वर्म। अब ये जो है हमारे इंडिया में नहीं है, पहले था, 30 साल पहले खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, कि ये पानी में पाया जाता है। अब हमारे यहाँ कोई भी जो नदी का पानी नहीं पीता है, सब कोई क्या कहते हैं, फिल्टर वाटर, एटलीस्ट जो बोरवेल का पानी पिएगा या ये करके। तो ये साइक्लोप्स नदी के पानी में ज्यादा होता था, इसी वजह से होता था, अब नहीं है। ये मॉस्किटो देख लीजिए, मॉस्किटो जो है आपको क्या कहते हैं, कई तरह की जो बीमारियां हैं, डेंगू है, अभी पटना में जो है डेंगू फैला है, ये तो एडिस की वजह से। एड्स उड्स का पेशेंट जो है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको जो है अर्बन अर्बन में ज्यादा होंगे। उसमें भी जो है जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले कुछ इलाके ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा है, या पंजाब वाला इलाका जो है बहुत ज्यादा है। तो वेरिएशंस अलग अलग तरह से आते हैं। फिर उसके बाद जो है पर्सन डिस्ट्रीब्यूशंस का आता है, यानी जो है पर्सनली भी कुछ चीजें, जैसे हमने बताया ना कि कुछ चीजें जो है मेल के अंदर होंगी, कुछ चीजें फीमेल के अंदर होंगी। बस इसका एक एक एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, समझ गए। अगर पूछ लेगा तो वैसे बहुत इजी क्वेश्चंस इसके बनेंगे। इतनी सिटी, मैरिटल स्टेटस, कुछ बीमारियां मैरिड लोगों को होती है, जैसे चाइल्डहुड, बच्चों में क्या होता है, मीजल्स, बड़े लोग यानी मिडिल एज वाले में कैंसर, और ज्यादा बूढ़े लोगों में क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। औरतों के अंदर हाइपोथायराइडिज्म, ओबिसिटी, मेल के अंदर लंग कैंसर ज्यादा होता है, सिकल सेल एनीमिया, अफ्रीका के लोगों के अंदर सिकल सेल एनीमिया होता है, ये आप 12th क्लास में ही पढ़े होंगे, समझ गए। कैंसर ऑफ सर्विक्स इज मोर कॉमन इन मैरिड फीमेल, रेयर इन नन्स। ये कहता है कि जो लोग शादीशुदा होंगी उसी के सर्वाइकल कैंसर ज्यादा होता है, जो शादी नहीं करती जो लेडी उसको नहीं होता है। क्यों, कैसे देखा गया, कि जो लोग नन है, जो नन है, साधु ही, जो सर लेडी साधु जो कह लेते हैं, उसके अंदर नहीं होता है। ऑक्यूपेशनल, अब ऑक्यूपेशनल डिजीज कुछ होते हैं कि जो आपके पेशा वाराना अमराज जिसको बोलते हैं, कि भाई कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ पे सपोज कि ये धूल गर्द गुबार ज्यादा फैलता है। जैसे आपको जो है डस्ट वस्ट में, कोल्ड माइन में जो काम करते हैं वहां पे क्या होता है, न्यूमोकोनियोसिस हो जाता है। अब न्यूमोकोनियोसिस की जो है अलग अलग टाइप्स है, ये अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ बहुत बड़ा चैप्टर भी है।
निमोकोनियासिस के अलग अलग है, तो जैसे आपको शुगर कैन फैक्ट्री में बेगासोसिस हो जाता है, तो अपर क्लास में एनसीडी, लोअर क्लास में कम्युनिकेबल डिजीज, तो ये सब जो है आपका पर्सन डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर में आता है। अब आता है मेजरमेंट ऑफ डिजीज, यानी उस डिजीज को जो है कैसे हम मेजर करेंगे। ये लॉन्गिट्यूडनल, इसको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको कोई जरूरी नहीं है इसको पढ़ने का, बस इसमें यहाँ लिखने का मकसद यही था कि प्रीवेलेंस स्टडी जो होती है ना, जो प्रीवेलेंस स्टडी जो है, ये आपको किससे पता चलता है कि यहाँ पे देखिए कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को ही प्रीवेलेंस स्टडीज कहते हैं। तो कभी हो सकता है अगर पूछ ले क्वेश्चन तो इसमें कर सकते हैं, वरना बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आज ये मेन टॉपिक दूसरा क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज इपिडेमोलॉजी। इसके अंदर में जो है हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेशंस पूछते हैं, वन वर्ड के डेफिनेशंस होते हैं, इसको आपको याद होना चाहिए। वैसे भी मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट है तो आपको जो है ये क्वेश्चंस याद होने चाहिए। जैसे इन्फेक्शन किसको बोलेंगे, कंटेमिनेशन किसको बोलेंगे, पॉल्यूशन किसको बोलेंगे। तो इन्फेक्शन का डेफिनेशन अगर देखें तो क्या आता है, द एंट्री एंड डेवलपमेंट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इन्फेक्शियस एजेंट इनटू द बॉडी, यानी किसी भी इंसान के किसी भी बॉडी के अंदर अगर कोई कॉजेटिव एजेंट अंदर आ गया और वहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसको हम इन्फेक्शन बोल देंगे। तो इन्फेक्शन से कभी कभी जो है बीमारी होती भी है, कभी कभी नहीं भी होती है, कभी कभी वो जो खतरनाक भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। समझ गए, तो ये चीज है। इन्फेक्शन वर्ड का मतलब क्या हो गया कि ये सिर्फ दिखाता है कि जो कॉजेटिव एजेंट है बॉडी के अंदर आया वहां पे जो है और वहां पे मल्टीप्लाई किया। कंटामिनेशन का क्या मतलब होता है, प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट ऑन द बॉडी, यानी किसी बॉडी सरफेस पे कोई इन्फेक्शियस एजेंट यानी बीमारी पैदा करने वाला जो एजेंट है वो मौजूद है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, उस चीज को हम बोल देंगे कंटामिनेशन। बॉडी का मतलब जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बॉडी, जैसे सपोज कीजिए बॉडी का मतलब अगर दूध के अंदर कोई बैक्टीरिया मिल गया तो भाई इनफेक्ट वो कंटामिनेटेड मिल्क कहलाएगा। मिल्क क्या बोलेगा, कंटामिनेटेड मिल्क। मान लिया मिल्क के अंदर जो है कुछ मिल गया, बैक्टीरिया मिल गया, या ट्यूबरकुलोसिस का कुछ ये मिल गया, या कुछ स्पोर्स मिल गए, या कंटामिनेटेड फूड, फूड के अंदर कोई चीज मिल गया तो उसको कंटामिनेटेड बोलेंगे। पॉल्यूशन किसको बोलेंगे, पॉल्यूशन बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑफेंसिव बट नॉट नेसेसरीली इन्फेक्शियस मैटर इन द एनवायरनमेंट। अब पॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऑफेंसिव है, यानी जो चीज आपकी तबीयत को अच्छी नहीं लग रही, तो इसमें जरूरी नहीं है कि वो इन्फेक्शियस ही हो। जैसे कभी कभी होता है कि कहीं आप कचड़े का ढेर है, वहां पे जो है जरूरी नहीं है कि वो आपको जो उसके पास से गुजर जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन उसके बगल से आप कचड़े के बगल से गुजरेंगे तो आपको कराहियत बहुत ज्यादा होगी, आपको जो है आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर कम्युनिकेबिलिटी क्या मतलब है कि एबिलिटी ऑफ ए डिजीज टू स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टिव टू सुसेप्टेबल होस्ट। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, कम्युनिकेबिलिटी किसको बोलेंगे, एबिलिटी ऑफ ए डिजीज टू स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टिव टू सुसेप्टेबल होस्ट, यानी कोई इंसान इन्फेक्टेड है और उसको जो है, कोई इंसान इन्फेक्टेड है उसको जो है आपको इन्फेक्शंस हो गया दूसरे इंसान को, तो इसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबिलिटी। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज किसको बोल देंगे, एन इलनेस ड्यू टू स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट और ए टॉक्सिक प्रोडक्ट कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसमिट फ्रॉम मैन टू मैन या एनिमल टू एनिमल और फ्रॉम एनवायरमेंट टू मैन और एनिमल, यानी मैन टू मैन फैले या एनिमल टू एनिमल फैले या एनवायरमेंट से मैन को फैले या एनिमल को फैले, तो ये सब किस क्या कहलाएगा, कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कम्युनिकेट हो रहा है, यानी कम्युनिकेट हो रहा है ये जी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसका जो है कोई पॉजिटिव एजेंट एक से दूसरे को जो है ट्रांसफर नहीं होता है, तो उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे। जैसे कैंसर, डायबिटीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रूमेटिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ये है ना। कंटाजियस डिजीज, कंटाजियस, अब देखिए बेसिक डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, कम्युनिकेबल डिजीज और कंटाजियस डिजीज दोनों में फर्क क्या है। कंटाजियस बोलते हैं कांटेक्ट से फैलने वाला, कंटाजियस का क्या मतलब है, कांटेक्ट से। ए डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए कांटेक्ट, यानी छूने से एक दूसरे की, यानी यहाँ पे क्या है कि दो बॉडी का आपस में मिलन होगा
तो आपको कंटाजियस डिजीज कहलाएगा। तो ज्यादातर कंटाजियस डिजीज, या यूं कह लें कि जितने भी कंटाजियस डिजीज हैं वो सब जो है कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर में ही आएगा। ठीक है। अब जैसे स्कैबीज हो गया, घर में किसी एक को स्कैबीज है तो पूरा का पूरा घर जो है उससे जो है ये हो जाता है। ट्रैकोमा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेप्रोसी है, गोनोरिया है, एंथ्रेक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब जो है क्या है, कंटाजियस डिजीज है। जूनोसिस, जूनोसिस किसको बोलेंगे, जानवर से फैलने वाली बीमारी को। अब जूनोसिस में जो है आपको जानवर से, सनब भाभी का कॉल आ रहा है, पूछो क्या बात है। हाँ, तो जूनोसिस क्या मतलब है, एन इन्फेक्शन ऑफ द इन्फेक्शियस। बस इतना समझ लीजिए कि जो जानवर में बीमारी होती है उसको हम जूनोसिस बोल देते हैं। इसमें थोड़ा सा जो है जूनोसिस में दो तीन बातें ध्यान से सुनिए कि जूनोसिस में टर्म्स यूज होते हैं। एक टर्म यूज होता है जूएंथ्रोपोनोसिस, एक टर्म हो गया जूएंथ्रोपोनोसिस। देखिए यहाँ पे गौर से पिक्चर को देखिए, इधर जानवर है, इधर इंसान है। डायरेक्शन यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, इधर से इधर दिखा रहे हैं, यानी जानवर से इंसान को डिजीज होगा तो क्या कहलाएगा, जूएंथ्रोपोसिस, जू एंथ्रोपोनोसिस, सॉरी, जू एंथ्रोपोनोसिस। एग्जांपल्स में क्या आएगा, रेबीज आएगा, प्लेग आएगा, एंथ्रेक्स आएगा। यानी शुरू के तीन जो है एग्जांपल्स किसके हैं, जू एंथ्रोपोनोसिस के एग्जांपल हैं। जू एंथ्रोपोनोसिस किसको बोलेंगे, तो आपके एनिमल से डिजीज जो है आपको ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो गया तो जू एंथ्रोपोनोसिस बोलते हैं। फिर अगर वर्ड एंथ्रो पहले लग गया, उलट दिया, एंथ्रोपोजूनोसिस, तो इसका मतलब है कि इंसान से किसी जानवर को डिजीज हो जाए। जैसे ह्यूमन टीबी इन केटल, जब उसे किसी इंसान को टीबी था उसकी वजह से अगर जानवर को हो गया तो क्या हो गया, वो क्या कहलाएगा, एंथ्रोपोजोनोसिस। ठीक है। अब कुछ डिजीज ऐसे होते हैं कि भाई दोनों साइड है, एक ये इसको भी इन्फेक्ट कर सकता है, ये भी इसको इन्फेक्ट कर सकता है, तो क्या वर्ड उसके लिए यूज करेंगे, एम्फीजीनोसिस, एम्फीजीनोसिस। अब यहां जूनोसिस नहीं है वर्ड, देखिए जीनोसिस, एम्फीजीनोसिस। इसका एग्जांपल्स में आपको ब्रुसेलोसिस और इन्फ्लुएंजा है। तो ये टर्म याद रखिएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं, और इतना इजी क्वेश्चंस तो पूछेगा नहीं, लेकिन हो सकता है मेहरबान हो जाए तो पूछ ले। अब आ जाइए इंडेमिक। इंडेमिक क्या है, इंडेमिक एक टर्म आता है साथ में पेंडेमिक, इपिडेमिक। इंडेमिक बोलते हैं रेफर टू द यूजुअल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ a disease within a population group. It is constant presence of a disease in an infectious agent is defined geographical area without importation from outside. ये डेफिनेशन किसका है, बुक का है, बुकिश डेफिनेशन है। समझने के लिए बस ऐसे समझिए कि किसी खत्ते में जो बीमारी पाई जाती है अक्सर, यानी बराबर उसी खत्ते में वो बीमारी पाई जाती है, उसको क्या बोल देंगे, इंडेमिक बोल देंगे। उसके लिए जैसे हमने बताया कि इंडेमिक ग्वाइटर, इंडेमिक ग्वाइटर, ग्वाइटर किसको बोलेंगे, आयोडीन डिफिशियंसी को। भाई आयोडीन डिफिशियंसी किसी को भी हो सकती है, हम नहीं खाएंगे तो हमको भी हो सकता है, लेकिन ये कहा है कि भैया हिमालयन, सब हिमालयन रीजन में, या हिमालयन रीजन में, या नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडेमिक ग्वाइटर होता है। क्यों होता है, तो भाई हिमालय वाले लोगों को उस वक्त जो है आयोडीन कम मिलता था, इस वजह से जो है वहां पे ज्यादा होता था। तो इंडेमिक का मतलब वहां के ज्यादातर लोग उस बीमारी से मुब्तला हैं। उसी तरह से उड़ीसा कह लीजिए, बिहार कह लीजिए, इसमें क्या है आपको, लेप्रोसी, काला आजार, काला आजार जो है आपका क्या है, इंडेमिक है बिहार के लिए, यानी ये पाया जाता है, इतना जो है आपको मिल जाएगा। समझ गए। तो यही चीज क्या कह रहा है कि इंडेमिक किसी भी इलाके में वहां पे जो है यूजुअल, जो एक छुटपुट लोगों से ज्यादा लोगों में पाया जाता है, लेकिन इतना भी नहीं ज्यादा कि बहुत बड़ा बर्डन हो जाए, लेकिन विदाउट इंपोर्टेशन फ्रॉम आउटसाइड, यानी बाहर से लोग वहां पे नहीं आना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि कोविड-19 में कैसे फैला, बाहर से लोग आए तभी तो फैला ना, तो बाहर से लोग आना नहीं चाहिए। तो इंडेमिक का मतलब यही होता है। इपीजूटिक, इपीजूटिक किसको बोलते हैं, कि अगर जानवरों में जो इपिडेमिक हो जाए, यानी जानवरों का इपिडेमिक, यानी जानवरों के अंदर अचानक से कोई बीमारी बढ़ जाए जिससे बहुत सारे जानवर मरने लगे। जैसे एग्जांपल्स आप कई बार देख चुके होंगे, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू क्या है, इसमें जो है ज्यादातर जो है आपके चिकन मरने लगते हैं उसको, या मार दिया जाता है। तो ये क्या है, इपिडेमिक इन जू।
मतलब जानवरों का एपिडेमिक। एपिडेमिक का क्या मतलब हो गया कि यूजुअल अकरेंस से ज्यादा बीमारी कहीं पे भी हो रहा है, तो ठीक है, इसको एपिडेमिक बोलते हैं। अब जी इपिडेमिक्स, अब आते हैं इपिडेमिक्स की बात करते हैं। हमने कहा था ना कि एपिडेमिक को थोड़ा आगे हम समझाएंगे अच्छे से। सडन इंक्रीज इन ए केस स्प्रेडिंग थ्रू ए लार्ज पॉपुलेशंस, एक खास अच्छी खासी एक पॉपुलेशंस में अचानक से कोई बीमारी का बढ़ जाना। जैसे हमने आपको एग्जांपल में बताया कि जब चाइना में सिर्फ कोविड फैला, तो कोविड चाइना के लिए क्या था, इपिडेमिक था। लेकिन चाइना से उसके बराबर वाले कंट्रीज में फैलता गया, तो अब फिर वो पेंडेमिक हो गया। पेंडेमिक का क्या मतलब होता है कि लार्ज प्रोपोर्शंस में हो। तो इपिडेमिक दो तरह के होते हैं। इपिडेमिक कैसे होगा, कॉमन सोर्स इपिडेमिक और प्रोपेगेटिव इपिडेमिक, ये दो तरह से है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। कॉमन सोर्स इपिडेमिक का क्या मतलब है कि भाई सोर्स जिसका कॉमन हो, नाम से ही जाहिर हो रहा है भाई कॉमन सोर्स होनी चाहिए। यानी कहीं पे जैसे सपोज कीजिए कि फूड पॉइजनिंग होगी, या फिर भोपाल गैस ट्रेजिडी हो गया, भोपाल में जो गैस एक रात में लीक हुआ और अच्छे खासे लोग मर गए। या फिर सपोज कीजिए कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है आपको एटम बम जो गिराया गया, तो ये क्या था, एटम बम जो है गिराया गया नागासाकी और हिरोशिमा पे, तो क्या था वहां पे, कॉमन सोर्स, सोर्स कॉमन था। सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक्स, अब ये कॉमन सोर्स में दो तरह के आते हैं। कॉमन सोर्स में याद, एपिडेमिक्स को यहां अलग से बताने का मकसद ही यही था कि इसके अंदर दो तरह से आते हैं। एक आता है जो कॉमन सोर्स एपिडेमिक, दो तरह के हो जाएंगे। कॉमन सोर्स एपिडेमिक सिंगल एक्सपोजर, और कॉमन सोर्स कंटिन्यूअस और रिपीटेड एक्सपोजर। नाम से ही भी जाहिर हो रहा है कि सिंगल एक्सपोजर यानी एक बार हुआ और जितने लोग बीमार पड़े पड़े, उसके बाद जो है फिर पॉपुलेशन घटने लगती है। लेकिन कॉमन सोर्स में कंटिन्यूअस में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे जो है फैल जा रहा है। जैसे सपोज कीजिए कि भाई कहीं पे कॉलेरा फैल रहा है, तो एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव से तीसरे गांव में, तीसरे गांव से, तो वो क्या हो गया, कॉमन सोर्स। समझिए, कॉमन सोर्स जो है आपका, जैसे इसी को कोविड 19 वाला एग्जाम्पल यहाँ पे फिट आ जाएगा, आपका ले सकते हैं जो शुरुआती दौर में। तो इपिडेमिक्स जब शुरुआती दौर में था, तो क्या हुआ कि किसी वुहान शहर में चाइना का इपिडेमिक हुआ, फिर धीरे धीरे वहां से और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते जो है वो पेंडेमिक का शक्ल ले लिया। तो इपिडेमिक में हमने क्या कहा कि इपिडेमिक में दो तरह से होंगे, क्या होंगे, कॉमन सोर्स इपिडेमिक और प्रोपेगेटिव इपिडेमिक। प्रोपेगेटिव इपिडेमिक का क्या मतलब है कि चलता रहे एक लंबे समय तक, यानी कहीं पे जो है बीमारी आया और चलता रहा लंबे समय तक, तो वो प्रोपेगेटिव में चला जाएगा। लेकिन कॉमन सोर्स में क्या आएगा, कॉमन सोर्स में दो तरह के आएंगे, जिसमें जो है आपका एक पॉइंट सोर्स होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है एक पॉइंट सोर्स। अगर इसको जो हम फिगर के थ्रू देखें, तो सपोज कीजिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए तो क्या दिखा रहा है कि भाई एक सोर्स है, किसी भी वजह से यहाँ पे बीमारी स्टार्ट हुई, यहाँ पे नंबर्स ऑफ पेशेंट बढ़ने लगे अचानक से, पीक जाके फिर उसके बाद धीरे 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 कम हो गया। तो एक एक यहीं से सोर्स था बस, ठीक है। लेकिन अगर इसी ग्राफ को इस तरह से बढ़े, फिर यहाँ पे बढ़ा ऐसे आया, फिर यहाँ पे बढ़ा ऐसे आया, फिर यहाँ पे बढ़ा ऐसे आया, तो ये जो है अलग अलग सोर्स हो जाएगा, कॉमन सोर्स नहीं होगा। तो जो आपका पॉइंट सोर्स का काम मतलब है कि एक ही बार जो हो, बस याद रखिए। तो जितना भी कोई जो है बम फोड़ने वाला, या कहीं पे कोई ब्लास्ट हो गया, या कहीं पे कोई डैम टूट गया, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर के अंदर आ जाएगा। यानी जो कोई भी त्रासदी एक साथ आए, एक बार आए, लैंडस्लाइड हो गया, कहीं पे बम फूट गया, कहीं पे जो है आपको क्या कहते हैं, एक लार्ज पॉपुलेशन पानी में डूब के मर गया, तो ये सब क्या आ गया, सिंगल एपिडेमिक। डैम टूट गया, तो ये सब उसके अंदर में आएगा। एग्जाम्पल्स में हम लोग याद कर लेंगे कि क्या क्या है। फूड पॉइजनिंग, अब फूड पॉइजनिंग होती है तो भाई पूरा, जैसे किसी स्कूल में हुआ तो पूरा का पूरा बच्चा, जो सारा बच्चा जो है बीमार हो जाता है। कॉलेरा, पूरा का पूरा गांव ये हो जाता था। भोपाल गैस ट्रेजिडी, मीना माटा डिजीज, मीना माटा जो है मछली की डिजीज होती, मछली से खाने की डिजीज होती थी। होता था कि मछली, जापान में क्या होता था कि मछली को पता नहीं कैसे जिंदा रखने के लिए, क्या रखने के लिए मरकरी का इस्तेमाल कर लेते थे। तो ये जो है आपको मरकरी जो है के एक्युमुलेशंस की वजह से जो डिजीज होती है, उसको मीना माटा बोलते हैं। होता कैसे है कि भाई ऐसा फिश जिसके अंदर मरकरी है वो खाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल आपको कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक्स के अंदर में आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। कॉमन सोर्स कंटिन्यूअस वाले के अंदर
क्या क्या आएगा एग्जाम्पल? अब इसमें कॉलेरा दोनों में आ सकता है, कॉलेरा जो है दोनों में इसीलिए आ जाएगा कि जैसे सपोज कीजिए कि, हेलो, किसी को कुछ बोलना है क्या? ठीक है, बस क्लास खत्म करते हैं, थोड़ा सा रह गया है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि कॉलेरा को हम ये कह रहे थे कि दोनों के अंदर कैसे आ जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक गांव में अचानक से कॉलेरा फैला और बहुत सारे लोग बीमार पड़े और फिर ठीक हो गया, उसके बाद और कोई ये नहीं हुआ। लेकिन ये पता चला कि इस गांव से शुरू हुआ, फिर दूसरे गांव में ऐसे हो गया, फिर तीसरे गांव में हो गया। तो ये आपको कॉमन सोर्स नहीं रहा। यहाँ पे पहला वाला एग्जाम्पल कॉमन सोर्स का रहा, बाकी सब अब क्या किस में चला गया? आपका कॉमन सोर्स में नहीं रहा, पॉइंट सोर्स एक सिंगल वाला नहीं रहा, दूसरा वाला आ गया। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे ये कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, दो तीन एग्जाम्पल्स जैसे आप याद रखिएगा कि कंटामिनेटेड वेल, अगर किसी गांव में सपोज कीजिए कि पहले जो है कुएं से पानी पीते थे, अब उस कुएं के अंदर ही जो है कंटामिनेटेड पानी है, या फिर जो है प्रोस्टिट्यूशंस, किसी इलाके में प्रोस्टिट्यूशंस, किसी एक प्रोस्टिट्यूट को जो है वहां पे उसको जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उससे फैल गया, तो ये हो सकता है। फिर एक एग्जाम्पल इसी के अंदर दिया है, लिजनर्स डिजीज ऑफ फिलाडेल्फिया 1975 में। ये एग्जाम्पल्स आपको किसके अंदर में आ जाएगा? आपको प्रोपेगेटिव के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, पॉइंट सोर्स के अंदर में आ जाएगा, कॉमन कॉमन सोर्स वाला। अब आते हैं प्रोपेगेटिव। प्रोपेगेटिव मतलब धीरे धीरे जो है फैलता रहे, लेकिन जो है ये एपिडेमिक्स ही होगा। इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, एग्जाम्पल्स में देखिए, HIV है, ट्यूबरकुलोसिस है, पोलियो, हेपेटाइटिस, ये सब जो है जो फैल सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जो है पिक्चर के थ्रू जो है दिखाने की कोशिश की है कि एंडेमिक और आपको जो है इपिडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैसेज कीजिएगा, फिर बता देंगे। एक वर्ड आता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है कि ऐसी डिजीज जो छिट फुट होता हो, मतलब थोड़ा बहुत कुछ कुछ इलाके में मिलता हो, ऐसे डिजीज को स्पोरेडिक बोलते हैं। ये बहुत इजी है, लेकिन नाम सुनने में थोड़ा सा जो है भयंकर लगता है, तो आदमी समझ नहीं पाएगा क्या है। An infectious disease which occur only in infrequently, haphazardly, irregular or occasional from time to time, फ्यू आइसोलेटेड प्लेस, कुछ कुछ जगह पे ही मिलेंगे। जैसे टेटनस का केस आपको नहीं के बराबर दिखेगा, पोलियो आजकल नहीं के बराबर दिखता है, रेबीज नहीं के बराबर दिखता है, प्लेग नहीं के बराबर दिखता है। तो यानी जिसके केसेस अब नहीं दिखते हैं, छूट फूट दिख रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? स्पोरोडिक, स्पोरेडिक। ठीक है, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको पीएसएम में जो है बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। उसी तरह से एक्सोटिक, एक्सोटिक मतलब बाहर, जो डिजीज यहाँ नहीं है एक्सोटिक कहलाएंगे। येलो फीवर जो है आपको एक्सोटिक जो है किसके लिए? इंडिया के लिए येलो फीवर एक्सोटिक डिजीज में आ जाएगा। रेबीज इन यूके, यूके के अंदर रेबीज बीमारी होती नहीं है, अगर वहां पे कोई बीमारी हो जाएगी रेबीज की तो क्या कहलाएगा? एक्सोटिक डिजीज। एक वर्ड आता है नोसोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल के थ्रू जो इन्फेक्शन फैलता है उसको नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। ये दो वर्ड अक्सर पूछे गए हैं, क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। सिर्फ इतना ही पूछ लेगा कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस या इन्फेक्शंस स्प्रेड थ्रू द हॉस्पिटल इज नोन एज हाइड्रोजेनिक ऑफिजिएशन, क्या होगा? तो नोसोकोमियल। नोसोकोमियल का मतलब हो गया हॉस्पिटल के थ्रू जो है, यानी सपोज कीजिए कि आप कोई और बीमारी का जो है ट्रीटमेंट कराने के लिए गए और पता चला कोई दूसरी बीमारी घर वापस लेके आ गए, तो हॉस्पिटल की वजह से वो बीमारी हुई। यही वजह से देखिएगा कि हॉस्पिटल वाले कहते हैं ना कि बच्चे को मत लेके आइए, मिलने के लिए बच्चे को नहीं देते हैं, या फिर बूढ़े लोगों को नहीं लेके आइए जिसका यानी इम्यूनिटी कमजोर है। क्यों भाई? तो वो तो हॉस्पिटल में तो साफ सफाई खूब होती है, लेकिन फिर भी वहां इन्फेक्शंस होने के जो है चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जो हॉस्पिटल के थ्रू इन्फेक्शंस, अगर किसी बंदे को हॉस्पिटल्स के थ्रू इन्फेक्शन हो गया, समझ गए, तो उसको क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोसोकोमियल इन्फेक्शंस बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शंस क्या होता है? किसी डॉक्टर की वजह से, डॉक्टर की या तो नेग्लिजेंसी की वजह से, या डॉक्टर की जो है जानबूझ करके डॉक्टर ने जो है कर दिया, तो उसके वजह से जो बीमारी होगी हाइड्रोजेनिक होगी। जैसे सपोज कीजिए एक डॉक्टर ने सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो है ऑपरेशन किया, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट जो है स्टेलाइज यूज नहीं किया, वो इंस्ट्रूमेंट जो है स्टेलाइज यूज नहीं किया, या कोई चीज जो है अपनी गलती से, सपोज कीजिए कि मान लिया अगर वो किडनी का वो कर रहा था, किडनी स्टोन का जो ऑपरेशन कर रहा था, पता चला यूरेटर ही काट दिया, या फिर पाइल्स का
कोई सर्जरी कर रहा था, कोई डॉक्टर साहब, अब पता चला कि उसको एनल स्फिंक्टर ही काट दिया। ऐसा अक्सर होता है पाइल्स की सर्जरी में। कुछ सर्जन क्या करते हैं, एनल स्फिंक्टर को काट देते हैं। अगर एक बार एनल स्फिंक्टर कट गया तो फिर जिंदगी भर नहीं जुड़ेगा। यानी अब वो उसके उसको इख्तियार ही नहीं रहेगा कि अपने मोशंस को रोक पाए, यानी टॉयलेट को नहीं रोक पाएगा वो। तो ये किसकी वजह से हुआ? डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से। टॉन्सिल का जो ऑपरेशंस होता है, जैसे सपोज कीजिए टॉन्सिल्स का ऑपरेशंस होता है, टॉन्सिल निकालता है, अब वहां से ब्लड निकल करके लंग्स में चला गया, निमोनिया हो गया, एस्पायरेशन निमोनिया हो गया, तो किसके वजह से हुआ? ये डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ। तो ऐसी बीमारी को कि क्या बोलेंगे? आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। यानी जो डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से हो उसको बोलेंगे आइट्रोजेनिक, और जो हॉस्पिटल से हमको मिलता हो उसको हम बोल देंगे नोसोकोमियल इन्फेक्शंस। एक वर्ड आता है सर्विलेंस। सर्विलेंस क्या है? द कंटिन्यूअस स्क्रूटनी ऑफ फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिजीज एंड अदर कंडीशंस। ये बुकिश लैंग्वेज है, समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि क्या कह रहा है, दैट अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिजीज एंड अदर कंडीशन ऑफ इल हेल्थ। यानी कोई इल हेल्थ या कोई खराब स्वास्थ्य की या जो कोई भी फैक्टर है उसको हम कंटिन्यूअस स्क्रूटनी, यानी उसको हम पता लगा रहे हैं, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही चीज सर्विलेंस है। जैसे सपोज कीजिए कि मलेरिया सर्विलेंस। मलेरिया सर्विलेंस, किसी इलाके में हमने कहा कि भैया मलेरिया सर्विलेंस हो रहा है, तो हम पता लगा रहे हैं कि भैया इस इलाके में मलेरिया की छुपी हुई बीमारी के कितने हैं। या फाइलेरिया सर्विलेंस, फाइलेरिया सर्विलेंस, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि भाई रात के टाइम में जो है ब्लड सैंपल ले रहे हैं ताकि उसको फलेरिया का जो माइक्रोफलेरिया ब्लड के अंदर पता चले। तो ये सब सर्विलेंस कहलाएगा, ठीक है, कोई चीज है। अब इराडिकेशन, एक वर्ड आता है इराडिकेशन। कोई हमको बताएगा इराडिकेशन क्या होता है? एनीबडी? पिछले बार ही हमने बताया था, हम सबको अब अलाउड टू टॉक कर दे रहे हैं। सब लोग बताइए जल्दी जल्दी, इराडिकेशन क्या होता है? ऐसे करेंगे तो काम नहीं चलेगा। इंटरेक्टिव क्लास करेंगे तभी कुछ गेन हो पाएगा, वन वे क्लास में कुछ नहीं हो पाएगा। बताइए जल्दी बताइए। इरा हमने बताया था ना, इराडिकेशन, एलिमिनेशन एंड कंट्रोल, तीन वर्ड बताए थे। दुनिया में एक ही बीमारी है जो अब तक इराडिकेट हुई है, स्मॉल पॉक्स। तो क्या मतलब हुआ? किसी बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना ही इराडिकेशन है। यानी उसका कॉजेटिव एजेंट को तो खत्म किए ही किए, साथ में जो है जो ट्रांसमिशंस है, यानी उस डिजीज के ट्रांसमिशंस को भी हमने रोक दिया, कॉजेटिव एजेंट को भी रोक दिया, सबको। यानी अब उसका कॉजेटिव एजेंट समाज के अंदर है ही नहीं। बेस्ट एग्जांपल क्या है? स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट डिजीज कौन से हैं जो इराडिकेट होंगे? तो पोलियो है, मीजल्स है। ये सब बर्निंग क्वेश्चंस है, यही सब पूछेंगे, ये याद रख लीजिएगा। अब आते हैं डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। टाइम तो हो गया, लेकिन अपना टारगेट हम पूरा नहीं कर पाए। क्या कहते हैं, पढ़ाएं या छोड़ते हैं? जी बताइए। डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। जी आज इतने ही रहने दीजिए सर। चलिए ठीक है, रहने देते हैं। और कोई लोग, किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं है तो वो भी बोलिए कि नहीं है सर। चलिए क्वेश्चन आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वुड बी कंसिडर एज एक्सोटिक डिजीज इन इंडिया? जल्दी बताइए, फास्ट। कौन सी ऐसी बीमारी है जो इंडिया के लिए एक्सोटिक मानी जाती है, यानी इंडिया में उसके पेशेंट नहीं मिल रहे हैं? कौन सी बीमारी है? येलो फीवर। अभी येलो बताया ना, फीवर। येलो फीवर जो है इंडिया में एक्सोटिक डिजीज है। दूसरा आइए, changes in occurrence of a disease over long period of time are known as?
बताइए, चेंजेस इन अकरेंस ऑफ ए डिजीज, यानी किसी डिजीज को एक लंबे वक्त के बाद चेंजिंग आता है उस डिजीज की साइकिल में, फ्रीक्वेंसी में, तो क्या बोलेंगे? इपिडेमिक बोलेंगे, सीजनल ट्रेंड बोलेंगे, साइक्लिकल ट्रेंड बोलेंगे, सेकुलर ट्रेंड बोलेंगे? जब पढ़ा रहे थे वहां बहुत इजी लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा कि अरे इतना इजी चीज का है बता रहे हैं सर। अब उसी का क्वेश्चन आ गया, बताइए क्या है आंसर? एनीबडी? ऑप्शन सी है। हाँ, ऑप्शन कौन सा है? इपिड ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा? सी। साइक्लिकल ट्रेंड। हमने बताया साइकिल में होता है साइक्लिकल ट्रेंड, साइकिल साइकिल मतलब 2 4 साल, 5 साल, 10 साल में। हमने बताया ना लॉन्ग टर्म, यहाँ बात क्या आ रहा है? लॉन्ग। हमने कहा था ना लॉन्ग तो वर्ड सब जान लेगा, लेकिन जब उसका दूसरा टर्मिनोलॉजी सेक्युलर ट्रेंड, लॉन्ग टर्म वाले को बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड, यहाँ पे मामला अटक जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन इन टेटनस? खैर ये तो अभी पढ़ाया नहीं, ये भी अभी पढ़ाया नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रिशन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर? कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर शो करता है? बताइए, जल्दी बताइए। ये तो ना भी पढ़ा हो तो आदमी थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो बता देगा। ऑप्शन बी। वेरी गुड, ऑप्शन बी, मिड आर्म सरकमफेरेंस। समझ गए? अब तो ये स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब आता है। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, डेली ईयर कैलकुलेटेड एज? प्रिविलेंस इंसिडेंस वाई प्लस वाई बताइए। वाई एल एल ड्यूरेशन ऑफ वाई एल एल प्लस वाई एल डी, ऑप्शन बी। ठीक है, इतना जल्दी याद नहीं रहेगा, लेकिन हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस जो आपको कंटेंट जो दे रहे हैं, वो ज्यादातर उसके क्वेश्चंस बने हुए हैं जो एमबीबीएस या फिर पीजी या फिर यूनानी के सबके कहीं ना कहीं समझिए पूछा ही गया है। क्योंकि आपको जो है स्क्रूटनी करके पढ़ाना है, आपको पूरा पीएसएम को 10 12 15 लेक्चर में खत्म करना है। तो इस वजह से जो है ऐसे ही टॉपिक को देते हैं कि जिससे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। अभी जो समझ में आया आया, बाद में जो है उसको रिकॉर्डेड वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, पीडीएफ को देखिएगा, बार बार देखिएगा, तब हो पाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बहुत इजी है। आप एग्जाम जो है आपका जो है आज न कल जो है, ये मत खुशफहमी में इसमें रहिए कि नहीं आएगा, आना तो है, इंशाल्लाह आएगा जरूर। समझ गया? और नहीं भी आए तो हम तो कहते हैं कि आप लोग फिर ये भी माइंड 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 मेकअप करके चलिए कि नहीं होगा, तो एक तरह से आपकी एमडी की भी तैयारी हो जा रही है, तो एमडी एमडी का कर लीजिएगा। चलिए ठीक है फिर तब। और कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम बंद करते हैं।